नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। बड़ी खबर आई गाजा के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर पर हमले से जुड़ी हुई। इजराइल ने गाजा के जबालिया शरणार्थी शिविर पर हमला कर उसके बड़े कमांडर इब्राहिम बयारी को मार गिराने का दावा किया। इजराइल के मुताबिक इस हमले में इब्राहिम बयारी समेत हमास के 50 से ज्यादा लड़ाके मारे गए, जबकि हमास ने दावा किया कि इस हमले में बड़ी संख्या में आम नागरिकों की मौत हुई और सैकड़ों लोग इन हमलों में गंभीर रूप से घायल हो गए। इस कार्रवाई के बाद इजराइल ने जबालिया के पश्चिमी हिस्से पर कब्जे का भी दावा किया। यानी गाजा में इजराइल की सेना अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, इसलिए उसने उत्तरी गाजा में बसे जबालिया को निशाना बनाया, जहां गाजा का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर है। इन हमलों में 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। और इन भीषण हमलों के बाद गाजा के जबालिया में हाहाकार मच गया। सैकड़ों इमारतें तबाह हो गई, जिनकी चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई। आसमानी हमला रुकते ही वहां जिंदा बचे लोगों ने चारों तरफ फैले मलबे से लोगों को बचाने की मुहिम शुरू की। इन हमलों की चपेट में गाजा का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर भी आ गया। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दिखा कि बमों और मिसाइलों के हमले ने कई इमारतों के परखचे उड़ाने के साथ जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे भी कर दिए, जिनके नीचे दबे लोगों को आनन फानन में निकाला गया। उनमें ज्यादातर की मौत हो चुकी थी, जबकि कुछ ही ऐसे थे जिनकी सांसें चल रही थी, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान वहां कई लोगों के चेहरे पर अपनों को खोने का दर्द छलक उठा। और इन भीषण हमलों के बाद जबालिया के अस्पतालों में घायलों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। अचानक वहां भीड़ इतनी बढ़ गई कि उन अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं बची, क्योंकि जबालिया शरणार्थी शिविर में सैकड़ों लोग रहते थे, जिनके ऊपर इतना भीषण हमला हुआ कि पूरा इलाका ही कब्रिस्तान में बदल गया। अस्पतालों के बाहर भी कई शव दिखाई दिए। हमले के कई घंटों बाद तक चारों तरफ आग की ऊंची ऊंची लपटें नजर आईं। धुएं का गुबार भी थमता नजर नहीं आया। हर तरफ बर्बादी के निशान दिखाई दिए। जो इमारतें मलबे में तब्दील नहीं हुई, उनमें भी सब कुछ खत्म हो चुका था। हमले के कुछ चश्मदीदों के मुताबिक उन्हें लगा जैसे पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। उनके मुताबिक इजराइल की सेना ने अमेरिका के घातक लड़ाकू विमान F-16 से जबालिया में कई मिसाइलें दागी, जिससे कुछ ही पल में सब कुछ तबाह हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि वहां के डॉक्टरों के भी पसीने छूटने लगे। गाजा में लगातार हो रहे हमलों की वजह से वहां के सभी अस्पतालों में इलाज से जुड़ी चीजों की भारी कमी हो गई है। इसके अलावा बिजली, पानी और ईंधन की किल्लत से भी वहां के अस्पताल लंबे वक्त से जूझ रहे हैं। और इस बीच जबालिया में हुए इन भीषण हमलों ने गाजा की हालत और खराब कर दी। इजराइल ने जिस जबालिया कैंप को तबाह करने का दावा किया है, वो उत्तरी गाजा में बसा है, जहां इजराइल की तरफ से बमों और मिसाइलों की बारिश की गई। गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में बने जबालिया शरणार्थी कैंप पर की गई बमबारी में कई लोग मारे गए, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। ये गाजा पट्टी का सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप है और गाजा शहर से इसकी दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर है। और अब तक इसे युद्ध के बीच सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन इजराइल का दावा है कि उसने चंद मिनटों में जबालिया का नक्शा ही बदल दिया। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक इन हमलों में ज्यादातर आम नागरिक मारे गए, जिन्होंने इस शरणार्थी शिविर में शरण ले रखी थी, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही गाजा के ज्यादातर लोग अपनी जान बचाने के लिए इन्हीं शरणार्थी शिविरों में डेरा जमाए हुए हैं। इजराइल ने शुरुआत में ही गाजा के उत्तरी हिस्से से लोगों को दक्षिण में जाने की चेतावनी दे दी थी, क्योंकि वो लगातार उत्तरी हिस्से में हमास के ठिकानों को ही निशाना बना रहा है। और जबालिया शरणार्थी शिविर पर हमले को लेकर इजराइल ने यह दावा किया कि उसने वहां हमास के कमांडर इब्राहिम बयारी को ढेर कर दिया। इजराइल के मुताबिक इन हमलों में इब्राहिम बयारी समेत हमास के 50 से ज्यादा लड़ाके मारे गए, जो लगातार इजराइल की सेना पर फायरिंग कर रहे थे। इजराइल के मुताबिक उसकी सेना ने जबालिया में मौजूद हमास के ठिकानों को टारगेट कर इस ऑपरेशन को सफल तरीके से अंजाम दिया। उसका दावा है कि हमास ने जबालिया शरणार्थी शिविर में अपना कमांड सेंटर बनाया हुआ था, जिसे मिसाइलों के हमले में तबाह कर दिया गया। यानी इजराइल के मुताबिक हमास शरणार्थी शिविर की आड़ में वहां से लगातार हमला कर रहा था। यही नहीं, इजराइल ने यह भी दावा किया कि इब्राहिम बयारी नाम के जिस कमांडर को उसने मार गिराया, वो 7 अक्टूबर के बाद से ही गाजा पट्टी में हमास के सभी अभियानों की देखरेख कर रहा था। इजराइल का दावा है कि जबालिया में जिस जगह उसने हमले को अंजाम दिया, वहां हमास की सुरंगों का एक बड़ा जाल मौजूद था, जो कि पूरी तरह बर्बाद हो गया। और हमास की सुरंगों के इसी जाल को इजराइल ने जबालिया शरणार्थी कैंप पर हमले के बाद मची तबाही के लिए जिम्मेदार बता दिया। इजराइल के शरणार्थी कैंप पर हमले में उसके आसपास की कई इमारतें भी धराशायी हो गई और उन इमारतों के मलबे में भी बड़ी संख्या में लोग दब गए। यही वजह रही कि जबालिया कैंप पर हुए हमले में इतनी बड़ी तबाही हुई।
लेकिन इजराइल ने अपने इस हमले को सही साबित करने के लिए हमास की इन्हीं सुरंगों का सहारा लिया। और उसके मुताबिक वहां जो नुकसान हुआ वो हमास की ही एक बड़ी साजिश की वजह से हुआ, क्योंकि इजराइल ने दावा किया कि उसकी सेना ने जब कैंप पर हमला किया तो उस इमारत का मलबा तेजी से नीचे गिरा और ऐसा होते ही वहां मौजूद सुरंगें भी तेजी से धंसने लगी। सिर्फ शरणार्थी कैंप ही नहीं बल्कि उसके आसपास की दूसरी जगहों पर मौजूद सुरंगें भी धंस गईं और उनके ऊपर बनी इमारतें भी मलबे में बदल गईं। यानी इजराइल ने हमास के लड़ाकों को मार गिराने के साथ उसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाने वाली सुरंगों को भी निशाने पर ले लिया। इजराइल के मुताबिक उसने हमास के ठिकाने को ही टारगेट कर इस मिशन को पूरा किया, क्योंकि हमास के लड़ाके जबालिया में शरणार्थी शिविर की आड़ में खुद को बचाने की फिराक में थे। इजराइल के मुताबिक उसे उत्तरी गाजा में मौजूद जबालिया में एक ऊंची इमारत में कई लड़ाकों के छिपे होने की खबर मिली थी और उस इमारत के नजदीक स्कूल और अस्पताल के अलावा कुछ सरकारी दफ्तर भी थे। और इजराइल का दावा है कि हमास के लड़ाकों ने पूरी प्लानिंग के साथ उस जगह को अपना ठिकाना बनाया था, क्योंकि वहां गाजा का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर था जहां आम नागरिक रहते थे। उन्हें यकीन था कि इजराइल शरणार्थी शिविर पर हमला नहीं करेगा और वो अपनी गतिविधियां आसानी से वहां से चला सकेंगे। लेकिन दावा है कि इस प्लान का पता चलते ही इजराइल ने अपने लड़ाकू विमानों को जबालिया भेज दिया, जिसके बाद वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान बच गए और इन्हीं हमलों में हमास के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया गया। इजराइल के मुताबिक जबालिया में मारा गया हमास का कमांडर इब्राहिम बयारी 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमलों की साजिश रचने में शामिल था, जिसे हमास ने मध्य गाजा में बड़ी जिम्मेदारी दे रखी थी। इजराइल के मुताबिक इब्राहिम बयारी हमास का सीनियर कमांडर था और उसी की देखरेख में इन दिनों हमास के लड़ाके जंग लड़ रहे थे और हमास के सभी अभियानों में उसका अहम रोल था। और इजराइल का दावा है कि 7 अक्टूबर को इजराइल के अलग अलग शहरों में हुए हमलों की साजिश रचने में इब्राहिम बयारी भी शामिल था और उसी के इशारे पर कई लड़ाके हाथों में हथियार लेकर इजराइल की सीमाओं में घुस गए थे, जिसके बाद उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान ले ली थी। जिसका मतलब है कि इजराइल ने जबालिया में हमला कर हमास को तगड़ी चोट पहुंचाई, क्योंकि दावा किया जाता है कि जंग के 26 दिन गुजर जाने के बाद हमास के मरने वाले कमांडरों की संख्या बढ़कर 30 से ज्यादा हो गई। और इसी के साथ इजराइल ने जबालिया के पश्चिमी हिस्से पर अपने कब्जे का दावा कर दिया, जिसका मतलब है कि गाजा में इजराइल की सेना की मौजूदगी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इजराइल की सेना पिछले हफ्ते से ही गाजा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। हालांकि अब तक इजराइल ये दावा कर रहा था कि उसकी सेना गाजा में घुसकर अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद लौट आ रही थी, लेकिन इस भीषण हमले के बाद इजराइल ने यह दावा कर दिया कि जबालिया के पश्चिमी हिस्से पर पूरी तरह उसका कंट्रोल हो चुका है। यानी गाजा में घुसकर इजराइल की सेना धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। उसके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। यही नहीं, इजराइल ये भी दावा करता है कि उसकी सेना उत्तरी गाजा में मौजूद हमास की ज्यादातर सुरंगों को तबाह कर चुकी है। यानी जिन सुरंगों के दम पर हमास इजराइल को चुनौती दे रहा है, उसकी वो ताकत घटती जा रही है। और जबालिया शरणार्थी कैंप पर इजराइल के इस हमले से मुस्लिम देश बुरी तरह भड़क गए और जमकर इजराइल पर बरसे, क्योंकि आरोप लगा कि जबालिया शरणार्थी कैंप पर जो हमला हुआ उसमें 50 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की मौत हो गई, जिसकी वजह से मुस्लिम देश एक बार फिर इजराइल पर भड़क गए। ईरान से लेकर सऊदी अरब तक सभी मुस्लिम देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा की। इजराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन ने तो इस हमले को अमानवीय करार दे दिया। ईरान और जॉर्डन के अलावा सऊदी अरब, मिस्र और यूएई ने भी इस हमले की निंदा की। सऊदी अरब ने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गाजा में मची तबाही को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ। वहीं मिस्र ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बता दिया और यूएई ने इस हमले के बाद एक बार फिर युद्ध में सीज फायर की मांग की। इसके साथ ही कतर ने भी इजराइल को आड़े हाथ लिया और गाजा पर हुए हमले को नरसंहार बता दिया। और इसी के बाद जबालिया शरणार्थी कैंप पर हुए हमले से इजराइल का पड़ोसी देश जॉर्डन बुरी तरह भड़क गया और उसने इजराइल के इस हमले को अमानवीय बता दिया, क्योंकि गाजा में उस शरणार्थी कैंप पर इतना भीषण हमला हुआ कि वहां लाशों का ढेर लग गया, जिससे जॉर्डन के लोग भड़क गए और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। फिलिस्तीन का झंडा लेकर पहुंचे लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए और गाजा में इजराइल के हमले को नरसंहार बताया। गुस्साए प्रदर्शनकारी मार्च करते हुए इजराइल दूतावास के बाहर पहुंच गए और हंगामा करने लगे, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इजराइल के हमले से नाराज प्रदर्शनकारी और तेज नारेबाजी करने लगे। इस प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई। वहीं हाथों में झंडा लेकर बच्चे भी इस रैली में शामिल दिखे, जिन्होंने गाजा पर बमबारी रोकने की मांग की। लेकिन खबर है कि इस हमले के बाद न सिर्फ जॉर्डन बल्कि इजराइल में भी इसका विरोध शुरू हो गया। जानकारी के मुताबिक इजराइल के कई मानवाधिकार संगठनों ने शरणार्थी शिविर पर किए गए हमले की निंदा की और इस हमले में मारे गए आम नागरिकों के लिए दुख जताया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक वहां के कई मानवाधिकार संगठनों ने इजराइल की सेना की इस कार्रवाई की आलोचना की
उन्होंने जबालिया शरणार्थी शिविर पर हुए हमलों में बड़ी संख्या में बच्चों और महिलाओं के मारे जाने का आरोप लगाया। साथ ही इजराइल की सेना ने आम लोगों को निशाना न बनाने की मांग की। यही नहीं, दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने भी जबालिया हमले को लेकर इजराइल पर सवाल उठाए। उसके मुताबिक इजराइल की सेना ने गाजा को बच्चों का कब्रिस्तान बना दिया। यूनिसेफ के मुताबिक जंग की शुरुआत से गाजा में करीब 3,500 बच्चे मारे जा चुके हैं। और इजराइल के इसी रवैये की वजह से दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया ने इजराइल के साथ अपने राजनयिक रिश्तों को तोड़ने का ऐलान कर दिया। उसने गाजा में हमलों को तुरंत रोकने की मांग की। और इसी मुद्दे पर भड़के बोलिविया ने इजराइल के साथ अपने सभी राजनयिक रिश्ते तोड़ दिए। बोलिविया के राष्ट्रपति और वहां तैनात फिलिस्तीन के राजदूत के बीच हुई एक अहम बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। इसके साथ ही बोलिविया ने गाजा में युद्ध खत्म कर वहां आम नागरिकों तक मदद पहुंचाने की मांग की। और बोलिविया ने इस बात पर जोर दिया कि फिलिस्तीनियों को शांति से रहने का अधिकार है। यही नहीं, दक्षिण अमेरिका के 2 और देश कोलंबिया और चिली ने भी इजराइल से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया, जिसके बाद इजराइल ने बोलिविया पर निशाना साधा और उसके इस फैसले को आतंकियों के सामने सरेंडर करने जैसा बताया। लेकिन दूसरी तरफ हमास ने इजराइल के हमलों में 7 बंधकों के मारे जाने का दावा कर दिया। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के बाद हमास के लड़ाके कई लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले आए थे। और हमास दावा कर रहा है कि उन्हीं बंधकों में 7 बंधक इजराइल के इस हमले में मारे गए, जिनमें 3 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। हमास इससे पहले भी इजराइल के आसमानी हमलों में 50 से ज्यादा इजरायली बंधकों के मारे जाने का दावा कर चुका है। इजराइल का दावा है कि हमास के लड़ाके 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर गाजा लेकर गए थे। और इजराइल कई बार उन्हीं बंधकों की रिहाई की मांग कर चुका है, लेकिन आरोप है कि हमास उन बंधकों को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उन बंधकों के बदले वो इजराइल से अपनी कई शर्तें मनवा सकता है। और इसीलिए उसने इजराइल की जेलों में बंद 6,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की शर्त रखी है। इस बीच इजराइल की सेना ने गाजा के अल नुसरत शरणार्थी कैंप पर बड़ा हमला कर दिया, जिसमें 12 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई, जबकि कई लोग बुरी तरह से घायल बताए गए। और इजराइल के इन घातक हमलों से गाजा का अल नुसरत शरणार्थी कैंप दहल गया और करीब 24 मंजिल की इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से वहां रहने वाले कई लोग मलबे के नीचे दब गए और उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वहां से आई तस्वीरों में चारों तरफ सिर्फ बर्बादी ही नजर आई। हर तरफ मलबे का ढेर और रोते बिलखते लोग दिखाई दिए। इजराइल की तरफ से की गई भारी बमबारी के बाद वहां आग लग गई थी। ऐसे में दमकल कर्मियों की टीम आग पर काबू पाती नजर आई। वहीं सुरक्षा कर्मियों की एक टीम उन लोगों की तलाश में जुट गई जो मलबे के ढेर में दब गए थे। बड़ी खबर आई जबालिया कैंप पर हुए इजराइल के हमले पर। खबर है कि इस हमले में कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा के एक कर्मचारी के परिवार के 19 लोगों की भी मौत हो गई। इससे पहले गाजा में अल जजीरा के ब्यूरो चीफ के परिवार की मौत भी इजराइल के हवाई हमलों में हो चुकी है। इस घटना के बाद अल जजीरा चैनल ने एक बार फिर इजराइल पर तीखा हमला बोला। आरोप लग रहे हैं कि जानबूझकर इजराइल की फौज अल जजीरा चैनल से जुड़े लोगों को निशाना बना रही, और इसीलिए इस खबर ने दुनिया भर में भूचाल ला दी, क्योंकि आरोप लगा कि इजराइल ने जिस शरणार्थी कैंप पर हमला किया उसमें कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के एक कर्मचारी का परिवार भी मौजूद था। और आरोप है कि इजराइल की इस कार्रवाई की वजह से अल जजीरा के उस कर्मचारी के परिवार के 19 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि इजराइल ने जबालिया इलाके में मौजूद गाजा के सबसे बड़े शरणार्थी कैंप पर आसमान से बमों की बारिश कर दी, जिसमें अल जजीरा के उस कर्मचारी के पिता, भाई, 2 बहनें और परिवार के 8 बच्चे भी मारे गए। जानकारी के मुताबिक उसका पूरा परिवार जबालिया के उसी शरणार्थी कैंप में रह रहा था, जिसे इजराइल ने हवाई हमले में पूरी तरह तबाह कर दिया। इजराइल ने दावा किया कि उसकी इस कार्रवाई का मकसद वहां छिपे हमास के आतंकियों को ढेर करना था, और उसे उनमें 50 आतंकियों को मौत की नींद सुलाने में कामयाबी भी मिल गई। लेकिन कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा ने आरोप लगाया कि इजराइल के इस हमले में सैकड़ों बेगुनाह भी मारे गए। अल जजीरा ने इजराइल की इस कार्रवाई को नरसंहार तक बता दिया, और साथ ही यह आरोप लगाया कि इजराइल ने जबालिया में आंखें मूंद कर तबाही मचाई। अल जजीरा का इल्जाम है कि इजराइल ने जबालिया में जो हमला किया उसके पीछे उसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुलाना था, और वो इसमें पूरी तरह कामयाब भी रहा, क्योंकि उसकी बमबारी से गाजा का सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप भी तबाह हो गया और उसके आसपास लाशों का अंबार लग गया। हालात ऐसे हो गए कि वहां लोग अपने रिश्तेदारों को ढूंढने के लिए मलबे में घंटों तक हाथ पैर मारते रहे। यही वजह रही कि अल जजीरा ने इजराइल के इस हमले को बेहद क्रूर बताया और उसकी तुलना नरसंहार से कर डाली, क्योंकि यह दूसरी बार है जब इजराइल के हमले में अल जजीरा के कर्मचारियों की मौत हुई। एक हफ्ते पहले ही देर अल बलह इलाके में नुसैरत शरणार्थी कैंप में हुए हमले में भी अल जजीरा के एक पत्रकार के परिवार के 12 सदस्यों की मौत हो गई, और उस वक्त भी इजराइल की इस कार्रवाई पर जबरदस्त बवाल छिड़ा था,
क्योंकि इसराइल की बमबारी में पश्चिम एशिया के देश कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के गाजा में ब्यूरो चीफ वाइल अल दहदू का पूरा परिवार खत्म हो गया था, जिसमें उनकी पत्नी, बेटा, बेटी और पोते समेत परिवार के 12 सदस्य शामिल थे। हमास और इजराइल की जंग के बीच गाजा में बर्बादी को कवर करने में जुटे वाइल अल दहदू को अंदाजा भी नहीं था कि एक बम ऐसा भी गिरेगा जो उनके पूरे परिवार को तबाह कर देगा। अल जजीरा के एक वीडियो में वो अपने पोते का शव गोद में लेकर रोते नजर आए थे। अल जजीरा के इस पत्रकार का परिवार गाजा के बीचों बीच दैर अल बलह इलाके में नुसैरात शरणार्थी कैंप में रह रहा था, लेकिन आरोप लगा कि इजराइल की सेना ने वहां अचानक बमबारी कर दी थी, जिसमें उस पत्रकार के परिवार के अलावा भी कई लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद कतर के टीवी चैनल अल जजीरा ने इजराइल पर उसके कर्मचारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया था। अल जजीरा ने दावा किया था कि उसके पत्रकार युद्ध कवरेज के दौरान इजराइल को बेनकाब करने में जुटे हैं और इसी बात का बदला चुकाने के लिए इजराइल उसके पत्रकारों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा ने आरोप लगाया था कि जब से इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ा है, तब से उसके पत्रकार युद्ध की कवरेज में जुटे हैं, लेकिन ये बात इजराइल को रास नहीं आ रही। इसलिए गाजा में मौजूद उसके पत्रकारों और कर्मचारियों को निशाने पर लिया जा रहा है, क्योंकि अल जजीरा का मानना है कि उसके पत्रकार इजराइल की बर्बरता की कहानियों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं, जिससे उसकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए इजराइल किसी भी कीमत पर उन्हें रोकना चाहता है। अल जजीरा ने तो ये तक आरोप लगाया कि पहले इजराइल ने गाजा में मौजूद उसके पत्रकारों को धमकाने की कोशिश की, लेकिन जब इससे बात नहीं बनी तो उसने अपने खिलाफ बोलने वाले पत्रकारों को बारूदी हमलों के जरिए मौत की नींद सुलाने का काम तेज कर दिया। जिसके बाद ये सवाल उठने शुरू हो गए कि आखिर इजराइल की अल जजीरा से क्या दुश्मनी है, क्योंकि अल जजीरा यह आरोप लगा रहा है कि इजराइल ने उससे दुश्मनी भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि अल जजीरा मानता है कि इजराइल गाजा में जारी उसकी बेबाक रिपोर्टिंग से बुरी तरह नाराज है, वो भी इतना कि वो अल जजीरा को हमास का मुखौटा मानता है। इजराइल ये आरोप लगाता है कि अल जजीरा पर्दे के पीछे से हमास की मदद करने का काम कर रहा है। यहाँ तक कि 2008 में इजराइल ने अल जजीरा को हमास का हिस्सा बता दिया था, जिसके बाद 2017 में यरूशलेम में अल जजीरा के दफ्तर को बंद करा दिया गया था, क्योंकि इजराइल का आरोप है कि अल जजीरा गाजा के मामले में एक तरफा खबरों का ऐसा जाल बुनने में लगा है जिससे दुनिया भर में इजराइल को विलेन बनाया जा सके। माना जाता है कि इसी वजह से इजराइल की सरकार और अल जजीरा के बीच आपसी तकरार कम होने का नाम ही नहीं लेती। बड़ी खबर आई इजराइल की सेना के जमीनी ऑपरेशन से जुड़ी। इजराइल की फौज ने गाजा के खान यूनिस शहर पर बड़े हमले की तैयारी कर ली है। खान यूनिस में इजराइल की सेना ने आसमान से पर्चे गिराकर लोगों को बिना देर किए शहर छोड़ने के लिए कह दिया। खान यूनिस शहर चरमपंथी संगठन हमास का गढ़ माना जाता है, इसलिए जंग की शुरुआत से ही ये इजराइल के निशाने पर रहा है। इजराइल की सेना ने वहां हमास के ठिकानों पर जोरदार हमले किए हैं, लेकिन फिर भी हमास का खात्मा नहीं किया जा सका और इस शहर में हमास पर आखिरी चोट करने के मकसद से ही इजराइल की सेना ने आसमान से पर्चे गिराकर आम लोगों को वहां से जल्द निकलने के लिए कह दिया। खान यूनिस वो शहर है जहां हमास का दबदबा रहा है और इसीलिए यह शहर इजराइल की सेना के निशाने पर है। हमास से जंग की शुरुआत के बाद से ही खान यूनिस शहर पर इजराइल हमास के ठिकानों पर आसमान से बमबारी कर वहां तबाही मचा रहा है, लेकिन अपने बड़े जमीनी ऑपरेशन से पहले इजराइल ने वहां के लोगों को सतर्क कर दिया। उसने आसमान से पर्चे गिराकर आम लोगों को बिना देरी किए शहर छोड़ने का निर्देश दे दिया। लगातार ये दावा किया जा रहा है कि हमास खान यूनिस में आम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर इजराइल के हमलों से बच रहा है। बताया गया कि इसीलिए इजराइल ने वहां पर्चे गिराकर लोगों को शहर छोड़ने के लिए कह दिया, ताकि जब वो हमास पर जमीन और आसमान से कहर ढाए तो आम लोगों की जान न जाए। और खान यूनिस में पर्चे गिराने के साथ ही गाजा में इजराइल की सेना ने हमास के ठिकानों पर हवाई हमले पहले से और ज्यादा तेज कर दिए। दोनों के बीच जारी इस जंग को 25 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन हर बीतते दिन के साथ इजराइल हमास पर हमले तेज करता जा रहा है, क्योंकि वो गाजा से हमास की जड़ों को काटना चाहता है। हमास ने इजराइल को जो जख्म दिए हैं, इजराइल उनका हिसाब सूद समेत वसूल रहा है। इजराइल की सेना ने आसमान से गाजा में हमले और ज्यादा तेज कर दिए। इजराइल की फौज ने हमास के ठिकानों पर बमों की बारिश कर दी और उसके कई ठिकानों को बर्बाद करने का दावा किया। कि एक अभी हमला किया गया है, हवाई हमला, सामने आपको दिख रहा होगा गाजा के आसमान पे। इजराइल की सेना ने पहले हवाई हमले किए, उसके बाद जमीन पर भी उसके सैनिकों ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल की फौज ने ताबड़तोड़ हमलों से हमास के लड़ाकों की कमर तोड़ने की कोशिश की। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को 25 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन हर बीतते दिन के साथ इजराइल की फौज पूरी ताकत से हमास के लड़ाकों का शिकार कर रही है। लेकिन भीषण हमलों के बीच इजराइल ने एक बार फिर हमास को बड़ी चेतावनी दे डाली। इजराइल ने साफ कह दिया कि हमास के लड़ाके गाजा के किसी भी इलाके में छिपकर उसके हमलों से नहीं बच सकते।
क्योंकि इजराइल की सेना गाजा के एक एक कोने में बम बरसाकर हमास का सफाया करेगी। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमलों के बाद से ही नेतन्याहू की सेना हमास के खात्मे की कसम खाकर बैठी है और अब उसका केवल एक ही लक्ष्य है और वो है गाजा की धरती से हमास का पूरी तरह से खात्मा करना। इसीलिए इजराइल की सेना न दिन देख रही है और न रात, और सिर्फ हमास के ठिकानों की घेरेबंदी कर उन पर बमों की बारिश कर रही है। हालांकि इस बीच इजराइल पर यह आरोप लगे कि वो हमास के लड़ाकों के साथ साथ आम लोगों पर भी हमले करने से पीछे नहीं हट रहा, लेकिन इजराइल ने भी साफ कह दिया कि उसे आतंकियों और आम लोगों में फर्क बहुत अच्छे तरीके से पता है। इजराइल ने दावा किया कि हमास आम लोगों को अपनी ढाल बनाकर इजराइल की सेना पर ही हमले कर रहा है, इसीलिए वो जब तक हमास का खात्मा नहीं कर देगा गाजा में उसके हमले बंद नहीं होंगे। और इसीलिए इजराइल की सेना ने अपने सैकड़ों टैंकों को मैदान में उतार दिया ताकि हमास के ठिकानों पर आसमान के साथ साथ जमीन से भी ऐसा कहर ढाया जा सके कि उसका सफाया हो जाए। और इसीलिए इजराइल ने अपनी तैयारी तेज कर दी। गाजा इजराइल बॉर्डर से उसकी तैयारी का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें इजराइल के कई टैंक दुश्मन की तरफ बढ़ते दिखाई दिए, जबकि तबाही मचाने की ताकत रखने वाले खतरनाक हथियारों से लैस इजराइल के सैनिक अपने कमांडर से ऑर्डर लेते नजर आए। इतना ही नहीं, सैनिकों के साथ खोजी कुत्तों को भी गाजा ले जाने की तैयारी की गई ताकि वहां बारूदी सुरंगों और हमास के लड़ाकों तक आसानी से पहुंचा जा सके। यानी इजराइल ने गाजा में हवाई हमलों के साथ साथ जमीन पर भी बड़ा ऑपरेशन चलाने की पूरी तैयारी कर ली। लेकिन इजराइल की तैयारियों के बीच अपने ऊपर हो रही बमबारी से गुस्साए हमास के लड़ाकों ने भी जोरदार पलटवार किया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमास की तरफ से इजराइल के अशदोद शहर पर रॉकेटों की बारिश कर दी गई और एक बार फिर इजराइल को गंभीर चोट पहुंचाने की कोशिश हुई, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल की सेना के हमले गाजा में लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ इजराइल की सेना आसमान से हमास पर विध्वंसक हमले कर रही है, जबकि इजराइल ने बड़े स्तर पर जमीनी ऑपरेशन का भी पूरा मन बना लिया है। और इजराइल के सैनिक लगातार गाजा में घुसकर हमास के ठिकानों पर कहर बरपा रहे हैं। यही वजह रही कि बदले की आग में धधक रहे हमास ने भी इजराइल के अशदोद शहर पर रॉकेटों की बारिश कर दी ताकि इजराइल की फौज को किसी भी तरह गाजा से पीछे धकेला जाए, क्योंकि वो लगातार गाजा की घेरेबंदी कर हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मारने में जुटी है। वो गाजा से हमेशा हमेशा के लिए हमास का नामो निशान मिटा देना चाहती है। लेकिन अपने वजूद को बचाने के लिए हमास न सिर्फ इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है, बल्कि वो मिसाइल हमलों से भी पीछे नहीं हट रहा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अशदोद शहर में उसकी तरफ से दागे गए रॉकेटों की चपेट में आने से 4 लोग घायल हो गए, क्योंकि हमास ने भी रॉकेट बरसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अशदोद शहर में उसके हमले के बाद का जो वीडियो सामने आया उसमें तबाही के निशान दिखाई दिए। जली हुई गाड़ियां और टूटी हुई सड़कों ने हमास के हमलों की गवाही दी। हमास के हमले कितने जोरदार रहे होंगे इसका अंदाजा वहां से सामने आई तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक गाजा पट्टी से अशदोद शहर के 2 इलाकों को हमास ने टारगेट कर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। हालांकि इजराइल के मुताबिक उसने ज्यादातर रॉकेटों को आसमान में ही ढेर कर दिया, लेकिन जो रॉकेट जमीन पर गिर गए उनसे तबाही मच गई। अशदोद इजराइल का 6ठा सबसे बड़ा शहर है और गाजा से इसकी दूरी महज 38 किलोमीटर है और इसीलिए हमास के लिए वहां हमला कर पाना मुमकिन हो सका। लेकिन एक तरफ जहां हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागकर उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के 9 सैनिकों की मौत की खबर भी सामने आई। इजराइल की सेना के मुताबिक गाजा में जमीनी ऑपरेशन के दौरान उसके 9 सैनिकों की जान चली गई। मतलब यह कि गाजा में जमीनी ऑपरेशन के दौरान इजराइल को नुकसान उठाना पड़ा। हमास के ठिकानों पर लगातार आसमानी हमलों के बाद इजराइल की सेना रुक रुक कर गाजा में घुसकर हमास को चोट पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन हमास के ठिकानों को तबाह करने के दौरान ही उसके 9 सैनिकों की मौत हो गई। हालांकि इजराइल के मुताबिक उसके सैनिकों ने गाजा में घुसकर हमास के करीब 100 ठिकानों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया और उसके कई लड़ाकों को भी मार गिराया। लेकिन ऑपरेशन के दौरान ही इजराइल को भी नुकसान उठाना पड़ा। इजराइल की तैयारी गाजा में बड़े पैमाने पर हमास के ठिकानों पर जमीनी हमले करने की है, लेकिन जिस तरह से उसके सैनिकों की मौत हुई उसने इजराइल को गाजा में बड़े पैमाने पर जमीनी ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब इजराइल ने गाजा पर बमबारी के साथ इंटरनेट पर भी एक नई जंग छेड़ दी। खबर है कि गाजा में आम नागरिकों पर बमबारी करने के आरोप झेल रहे इजराइल ने सोशल मीडिया पर भी एक अभियान छेड़ दिया, क्योंकि इजराइल की खुफिया एजेंसी का मानना है कि कई देश इंटरनेट पर इजराइल के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और कुछ देशों ने तो इजराइल पर बेगुनाहों की हत्या का आरोप लगाया। यही नहीं, इजराइल को जल्द से जल्द गाजा पर हमले रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने भी दबाव बनाया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल की बमबारी में गाजा के 8,300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 3,000 से ज्यादा बच्चे शामिल थे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल उन हमलों को जायज बताने के लिए लगातार सोशल मीडिया पर 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले का वीडियो जारी कर रहा है।
साथ ही इजराइल अपने नागरिकों पर हुए जुल्म की एक एक कहानी सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के सामने परोस रहा है, ताकि दुनिया के सामने इजराइल की छवि को सुधारा जा सके। यही नहीं, इजराइल ये भी दिखाने की कोशिश में जुटा है कि उसने हमास को खत्म नहीं किया तो उस पर फिर से ऐसे बड़े हमले हो सकते हैं। बड़ी खबर आई इजराइल पर मिसाइलें बरसाने वाले हूथी विद्रोहियों से जुड़ी। यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और धमकी दी कि आने वाले दिनों में यमन से इजराइल पर हमले और तेज हो जाएंगे। एक दिन पहले खबर आई थी कि यमन से इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई थी, जिन्हें इजराइल के एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने फेल कर दिया था। लेकिन हूथी विद्रोहियों की धमकी से इजराइल सावधान हो गया। इजराइल की नौसेना ने लाल सागर में सुरक्षा बढ़ा दी। उसने वहां अपने जंगी जहाज भी तैनात कर दिए, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह से जूझ रहे इजराइल के खिलाफ यमन के हूथी विद्रोहियों ने भी जंग का मोर्चा खोल दिया और ऐलान कर दिया कि वो इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले तेज करेंगे। यानी इजराइल के सिर पर ट्रिपल एच का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि ट्रिपल एच का मतलब है हमास, हिजबुल्लाह और हूथी। एक दिन पहले ही हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर से लगने वाले इजराइल के हिस्से को टारगेट किया था, जिसके लिए उसने ड्रोन और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, जिन्हें इजराइल के एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही खत्म कर दिया था। और अगले ही दिन यमन के हूथी विद्रोहियों ने ऐलान कर दिया कि वो इजराइल से जंग के लिए तैयार हैं और आने वाले समय में यमन से इजराइल पर धुआंधार हमले होंगे, जिसके लिए हूथी विद्रोहियों की मिलिट्री विंग ने पूरी तैयारी होने का दावा भी कर डाला और एक ऐसा वीडियो जारी किया जिसमें एक दो नहीं कई खतरनाक ड्रोन नजर आए। मतलब यह कि हूथी विद्रोहियों ने इजराइल से कह दिया कि उनकी तैयारी पूरी है, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद से यमन के हूथी विद्रोही भी सक्रिय हो गए। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 3 बार इजराइल पर हमला किया। वो अलग बात है कि कभी इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने उन्हें मार गिराया तो कभी अमेरिका ने उन्हें समंदर में ही ढेर कर दिया। लेकिन ट्रिपल एच के तीसरे एच यानी हूथी विद्रोही नहीं रुके। उन्होंने यमन से इजराइल पर हमले जारी रखे, जिसके बाद इजराइल अलर्ट हो गया। उसने लाल सागर में अपनी नौसेना का युद्धपोत तैनात कर दिया, क्योंकि भले ही पश्चिम में इजराइल की समुद्री सीमा का ज्यादातर हिस्सा भूमध्य सागर से लगता हो, लेकिन दक्षिण में उसकी सीमा का एक छोटा सा हिस्सा लाल सागर से भी लगता है। इजराइल का एलर्ट शहर बसा है और यमन से दागी गई मिसाइलों का निशाना इजराइल का एलर्ट शहर ही था। लेकिन वहां तैनात इजराइल के एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हूथी विद्रोहियों का खेल ही फेल कर दिया, क्योंकि एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने एक दिन पहले हूथी विद्रोहियों की मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दिया था। लेकिन हूथी विद्रोहियों ने इजराइल पर हमले तेज करने का ऐलान कर दिया, जिसके लिए वो लाल सागर को जरिया बनाने की तैयारी में है, क्योंकि लाल सागर की सीमाएं यमन और इजराइल दोनों से लगती हैं और हूथी विद्रोही अपने पास ऐसी मिसाइलें होने का दावा करते हैं जिनकी रेंज में दक्षिणी इजराइल के कई बड़े हिस्से आते हैं। और इसीलिए इजराइल ने हूथी विद्रोहियों की चेतावनी को गंभीरता से लिया और उसकी नौसेना का जंगी जहाज लाल सागर में चक्कर लगाने लगा। इस बीच लाल सागर के किनारे बसे इजराइल के शहर एलर्ट पर एक दिन पहले हुए मिसाइल अटैक की तस्वीरें भी आईं, जिनमें शहर के ऊपर से गुजरती मिसाइल दिखी और फिर जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। यानी उत्तर में हिजबुल्लाह और दक्षिण में हमास से लड़ रहे इजराइल के सामने हूथी विद्रोहियों ने भी चुनौती पेश कर दी। लगने लगा कि जंग का नया मैदान लाल सागर में सजने वाला है। अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाला लाल सागर हिंद महासागर में एंट्री का रास्ता खोलता है। इसके पूर्वी छोर पर सऊदी अरब और यमन जैसे देश हैं, जबकि पश्चिमी छोर पर मिस्र और सूडान जैसे देश हैं। और इन सब के बीच इजराइल का भी एक छोटा सा कोना लाल सागर से लगता है, जो यमन के हूथी विद्रोहियों के लिए ईरान के दुश्मन यानी इजराइल की नाक में दम करने का रास्ता खुलता है। और यही वजह रही कि यमन की राजधानी सना से इजराइल को निशाना बनाया गया। और यमन की राजधानी सना से करीब 2000 किलोमीटर दूर इजराइल के एलर्ट शहर पर मिसाइलें दागी गईं। शिया और सुन्नी मुसलमानों के झगड़े से जूझ रहा यमन उत्तर में सऊदी अरब और पश्चिम में लाल सागर से घिरा है, तो वहीं यमन के दक्षिण में अदन की खाड़ी और अरब सागर है और पूर्व में उसकी सीमा ओमान से लगती है। मतलब यमन की भौगोलिक स्थिति उसे इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने में मदद करेगी, क्योंकि लाल सागर को पार करके उसके ड्रोन और मिसाइलें इजराइल को निशाना बना सकते हैं। हूथी विद्रोहियों के प्रवक्ता ने बयान भी जारी किया, जिसमें उसने कहा कि इजराइल की ओर बड़ी संख्या में मिसाइलें और ड्रोन भेजे गए, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह की तरह हूथी विद्रोही भी इजराइल के खिलाफ खड़े हैं और 7 अक्टूबर के बाद गाजा में चल रहे इजराइल के ऑपरेशन का विरोध कर रहे हैं। और इसीलिए इजराइल के इन तीनों दुश्मनों को ट्रिपल एच कहा जाने लगा, जिसमें पहला एच है हमास, दूसरा है हिजबुल्लाह और तीसरा एच है हूथी। और इन तीनों संगठनों में एक चीज कॉमन है और वो ये कि तीनों को किसी न किसी तरह से ईरान का समर्थन हासिल है।
और इसीलिए ट्रिपल एच कही जाने वाली ये तिकड़ी इजराइल के सिर का दर्द बन गई, क्योंकि हमास के खतरनाक हमले के बाद लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद यमन में बैठे हूथी विद्रोहियों ने भी सिर उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका तो नारा ही है अमेरिका की मौत, इजराइल की मौत, यहूदियों को श्राप और इस्लाम की जीत। यही वजह रही कि हूथी विद्रोहियों ने इजराइल पर हमला करने के बाद माना कि यह हमला उन्होंने ही किया था, जो फिलिस्तीन के समर्थन और इजराइल के खिलाफ उसके आतंकियों का तीसरा ऑपरेशन था। और आगे भी सिलसिला जारी रहेगा। यानी इजराइल के खिलाफ ट्रिपल एच कहे जाने वाले हमास, हिजबुल्लाह और हूथी ने जंग के 3 मोर्चे खोल दिए और लाल सागर के रास्ते भी इजराइल पर हमले शुरू कर दिए, जिसे रोकने में इजराइल का एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि अमेरिका की मदद से इजराइल ने ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है जो रूस के S-400 से भी ज्यादा ताकतवर माना जा रहा है। क्योंकि इजराइल की सेना के मुताबिक एरो 3 सटीक हमले करने में माहिर है और चंद मिनटों में ही दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करके उसे हवा में तबाह करने का दम रखता है। इजराइल की सेना का दावा है कि एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपने टेस्ट में 100% सफल रहा और इसीलिए इजराइल इसे लाल सागर में हूथी विद्रोहियों से लड़ने के लिए तैनात करने वाला है, क्योंकि एक दिन पहले हूथी विद्रोहियों ने जो मिसाइलें दागी थी उन्हें एरो 3 ने ही बर्बाद किया था। इजराइल का कहना है कि उसने इस डिफेंस सिस्टम का पहली बार इस्तेमाल किया, जो दुश्मन की मिसाइलों की भनक लगते ही सक्रिय हो गया और ताबड़तोड़ जवाब देने लगा, और अब वो इसे लाल सागर के किनारे तैनात करने की तैयारी में है, क्योंकि इजराइल के खिलाफ जंग का एक नया मोर्चा खुल चुका है। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल को चेतावनी दी कि वो गाजा पर हमले रोक दे, वरना यमन से उस पर मिसाइलों की बारिश होगी, और हूथी विद्रोही तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इजराइल गाजा में नहीं रुकता। यानी इजराइल हर तरफ से घिरता दिखा, जिसके पीछे ईरान का हाथ नजर आया, क्योंकि ट्रिपल एच कहे जाने वाले हमास, हिजबुल्लाह और हूथी तीनों का ईरान से कनेक्शन है। हिजबुल्लाह को तो लेबनान में गृह युद्ध के समय खुद ईरान ने बनाया था, जिसमें लेबनान में रहने वाले शिया मुसलमानों को शामिल किया गया था। तो वहीं हूथी विद्रोही भी यमन के शिया मुसलमान हैं, जिनके सिर पर ईरान का हाथ माना जाता है, जबकि हमास सुन्नी मुसलमानों का संगठन है। लेकिन इजराइल से 36 का आंकड़ा रखने वाले ईरान ने उसका भी साथ दिया, और शिया सुन्नी का झगड़ा वो भूल गया, क्योंकि हमास इजराइल का दुश्मन है। यानी ईरान ने इजराइल के दुश्मन को अपना दोस्त बना लिया और जंग में हमास के साथ खड़ा हो गया, क्योंकि ईरान पश्चिम एशिया में अमेरिका की जड़ें उखाड़ने के चक्कर में, या यूं कहें कि पश्चिम एशिया में मुस्लिम देशों का नेता बनना चाहता है, जिसके लिए वो शिया सुन्नी का झगड़ा तक भूल गया। अपने ताजा बयान में तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने सभी मुस्लिम देशों से इजराइल का बहिष्कार करने की मांग तक कर डाली और गाजा में तुरंत युद्ध विराम की मांग कर डाली। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने बयान दिया कि मुस्लिम देश इजराइल को तेल और खाने की चीजों की सप्लाई रोक दें और एकजुट होकर उसका बहिष्कार कर दें। मतलब ईरान ने इजराइल और हमास जंग के बहाने मुस्लिम देशों को साथ लाने की कोशिश कर डाली, या यूं कहें कि वो इस युद्ध को मुस्लिम देशों का नेता बनने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि जंग के पहले ही दिन से साफ हो चुका है कि ईरान पश्चिम एशिया में मुस्लिम देशों को अमेरिका और इजराइल के खिलाफ भड़का रहा है, जिसके लिए उसने शिया सुन्नी का झगड़ा बुलाया और सऊदी अरब से भी दोस्ती कर ली। जबकि यमन में उसके समर्थन से लड़ने वाले हूथी विद्रोहियों का झगड़ा सऊदी अरब के समर्थन वाले सुन्नी मुसलमानों से। लेकिन हमास और इजराइल की जंग में ईरान और इजराइल एक साथ खड़े दिख रहे, ईरान और सऊदी अरब एक साथ खड़े दिख रहे हैं। ईरान एक शिया बहुल देश है और सऊदी अरब में सुन्नी मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, और यमन में ईरान और सऊदी अरब के आमने सामने होने की यही सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि साल 2000 में यमन में विद्रोह करने वाले हूथी विद्रोहियों का ईरान ने साथ दिया, क्योंकि हूथी विद्रोही शिया हैं और ईरान शिया बहुल देश है, जबकि वहां उनसे लड़ने वाले सुन्नी मुसलमानों को सुन्नी बहुल देश सऊदी अरब का साथ मिला हुआ है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना समेत वहां के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है, जिसे खत्म करने के लिए सऊदी अरब के समर्थन वाला सैन्य संगठन हूथी विद्रोहियों से लड़ रहा है। हालांकि यूक्रेन जंग के बाद दुनिया में बदले समीकरण ने यमन का समीकरण भी बदला, क्योंकि चीन की वजह से ईरान और सऊदी अरब के बीच समझौता हुआ था, जिसके तहत ईरान ने सऊदी अरब के सामने हामी भरी थी कि फिलहाल वो हूथी विद्रोहियों को हथियार नहीं देगा। यानी इस यमन में सालों पुराने दुश्मनों का रिश्ता सुधरने की राह पर चल पड़ा, और हमास और इजराइल की जंग के बाद तो ये और सुधर गया, क्योंकि ये झगड़ा यहूदी देश और मुस्लिम देशों के बीच होता नजर आया, जिसकी वजह से ईरान को मुस्लिम देशों को एकजुट करने का मौका मिल गया। यही नहीं, ईरान ने हूथी विद्रोहियों के हमला करते ही इजराइल को चेतावनी दे डाली और खुलकर बोल दिया कि हूथी विद्रोही इजराइल के खिलाफ जंग को बढ़ा सकते हैं।
ईरान का यह बयान हूथी विद्रोहियों के इजरायल पर मिसाइल दागने के कुछ घंटों के अंदर ही आ गया, जिसमें ईरान ने इजरायल को चेतावनी दी और बयान दिया कि हूथी विद्रोही इजरायल के खिलाफ जंग फैला सकते हैं। मतलब ईरान ने हूथी विद्रोहियों के गुस्से की आग में घी डाल दिया और हिजबुल्लाह की तरह हूथी विद्रोहियों को भी इजरायल पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया। जबकि इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर ने बयान दिया था कि ईरान उन लोगों के हाथ चूमता है जिन्होंने इजरायल पर हमला किया था। मतलब ईरान इजरायल के खिलाफ विद्रोहियों को भड़का रहा है और मुस्लिम देशों को इजरायल और अमेरिका के खिलाफ एकजुट कर रहा है, जिसमें पर्दे के पीछे से उसे चीन और रूस का भी साथ मिल रहा है, क्योंकि चीन और रूस खुलकर गाजा में इजरायल के हमले का विरोध कर रहे हैं और ईरान के मुस्लिम देशों को साथ लाने की कोशिश में उसका साथ देते दिख रहे हैं। वो अलग बात है कि चीन और रूस ने खुलकर कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन यूक्रेन जंग के बाद रूस और अमेरिका के बीच जो झगड़ा बढ़ा उसे हमास और इजरायल की जंग ने और बढ़ा दिया, क्योंकि रूस ने गाजा में इजरायल के हमले की खुलकर आलोचना की। चीन ने भी फिलिस्तीन का साथ दिया, जिसके बाद पश्चिम एशिया में इजरायल और अमेरिका के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया और दुनिया में दो गुट बनते दिखे, जिसमें एक तरफ रूस, चीन और पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश खड़े हैं और दूसरी तरफ अमेरिका, इजरायल, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और यूरोप के देशों ने मोर्चा संभाल रखा है, जिसमें ट्रिपल एच की भी बड़ी भूमिका नजर आई, क्योंकि हमास, हिजबुल्लाह और हूथी विद्रोही इस धड़े के साथ खड़े दिख रहे हैं जो अमेरिका और इजरायल के खिलाफ, और ये तीनों संगठन इजरायल को तीन तरफ से घेर सकते हैं। हमास और हिजबुल्लाह ने तो एक हद तक इजरायल को परेशान करना शुरू भी कर दिया है और अब उसके सामने हूथी विद्रोहियों ने भी चुनौती पेश कर दी है। मतलब हमास, हिजबुल्लाह और हूथी विद्रोही पश्चिम एशिया में ईरान के लिए गेम चेंजर बन सकते हैं, क्योंकि हूथी विद्रोही यमन में सक्रिय हैं और अपने पास खतरनाक हथियार होने का दावा करते हैं, तो वहीं हमास की फिलिस्तीन में चलती है और उसने 7 अक्टूबर से इजरायल को परेशान करके रखा भी हुआ, जबकि 1.5 लाख से अधिक लड़ाकों वाले हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल में जंग के हालात बना दिए। यही नहीं, वो इजरायल की सीमा से लगे लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और फिलिस्तीन में भी मौजूद है, जहां वो अमेरिका के सैनिकों को नुकसान पहुंचा रहा है या यूं कहे इजरायल के दोस्त को परेशान कर रहा है। जिसका मतलब ये हुआ कि ईरान के समर्थन वाले ट्रिपल एच ने पश्चिम एशिया में अपना काम करना शुरू कर दिया और अमेरिका और इजरायल उनका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाए, या यूं कहें कि इजरायल के खिलाफ ईरान ने ट्रिपल एच के रूप में अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया और मुस्लिम देशों का चेहरा बनने की कोशिश में जुट गया। उधर लेबनान बॉर्डर पर तेज होती जंग के बीच इजरायल ने फौज की तैनाती और बढ़ा दी, क्योंकि हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से लेबनान बॉर्डर पर भी इजरायल की सेना को जंग का सामना करना पड़ रहा है और लेबनान बॉर्डर पर तनाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से इजरायल की सेना ने वहां पर सैनिकों की तैनाती और बढ़ा दी। इजरायल की उत्तरी सीमा लेबनान से जुड़ी है और उस तरफ से लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह इजरायल पर हमले कर रहा है और पिछले कई दिनों से जारी हमलों की वजह से इजरायल की सेना को वहां पर सैनिकों की संख्या बढ़ानी पड़ी। लेबनान और इजरायल बॉर्डर का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बड़ी संख्या में इजरायली सैनिक और उनके टैंक लेबनान बॉर्डर के करीब दिखाई दिए। लेबनान के बॉर्डर पर भी हिजबुल्लाह और इजराइल का जो टकराव है वो लगातार तेज होता जा रहा है। असल में हिजबुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ जंग में फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास का साथ देने का ऐलान किया, इसीलिए वो इजरायल के उत्तरी छोर से हमले कर उसे घेरने की कोशिश कर रहा है। और लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर के बाद से इजरायल के 100 से ज्यादा सैनिकों को मारने का दावा किया। गाजा में हमास पर हमलों के विरोध में लेबनान में बैठा हिजबुल्लाह इजरायल पर हमले कर रहा है और लेबनान बॉर्डर पर इजरायल की सेना और हिजबुल्लाह के बीच भी एक जंग जारी है, जिसकी वजह से लेबनान बॉर्डर पर भी तनाव बढ़ गया। इस बीच हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने 8 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच इजरायल के 120 सैनिकों को मार डाला और उसके 9 टैंकों को उड़ा दिया। इसके अलावा उसने इजरायल के 105 सैन्य ठिकानों और सीमा के करीब लगे उसके संचार सिस्टम को भी तबाह करने का दावा किया। इजरायल पर किए हमलों का हिजबुल्लाह ने एक चार्ट भी जारी किया। ये हिजबुल्लाह का गढ़ ये माना जाता है और यहीं से फिर हिजबुल्लाह अटैक इजराइल पर करता है। लेबनान में हिजबुल्लाह के पास सबसे बड़ा सैन्य संगठन है और वो फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। लेकिन हिजबुल्लाह से लड़ रहे इजरायल पर एक और बड़ा आरोप लग गया। इल्जाम लगा कि इजरायल ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया। 7 अक्टूबर के बाद से लेबनान बॉर्डर पर इजरायल की सेना और हिजबुल्लाह के बीच भी जंग जारी है और हिजबुल्लाह ने दावा किया कि इजरायल के सैनिकों ने लेबनान के दक्षिणी इलाके में फास्फोरस बम से हमला कर दिया, जिसमें उस इलाके के कई लोगों की जान चली गई। इससे पहले लेबनान के मीडिया ने भी इजरायल पर यही आरोप लगाए थे, जिसमें दावा किया गया था कि इजरायल ने अल दाहिरा में 12 फास्फोरस बम दागे और अब यही आरोप वहां के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजरायल पर लगाए हैं। लेबनान की दक्षिणी सीमा इजरायल की उत्तरी सीमा से जुड़ी हुई, जहां इस वक्त हिजबुल्लाह और इजरायल की सेना के बीच जंग छिड़ी।
दक्षिणी लेबनान को हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है और वो फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास और इजराइल के बीच जारी जंग में हमास का साथ दे रहा है। और माना जा रहा है कि उस पर लगाम लगाने के इरादे से ही इजराइल ने वहां फास्फोरस बम फोड़ा, जो बेहद खतरनाक होता है क्योंकि ये जलने पर अपने आसपास की सारी ऑक्सीजन को सोख लेता है और माना जाता है कि जलने के बाद इसका तापमान इतना ज्यादा होता है कि ये हड्डियों को भी गला सकता है, जिसकी वजह से जंग में फास्फोरस बम का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है और इस खतरनाक बम का इस्तेमाल करना बड़ा युद्ध अपराध माना जाता है क्योंकि फास्फोरस बम हवा के संपर्क में आते ही फट जाता है और अपने आसपास की सारी ऑक्सीजन सोख लेता है, जिससे लोगों का दम घुटने की वजह से बड़े पैमाने पर मौत होती है। माना जाता है कि जलने पर इसका तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। इसी वजह से जंग में फास्फोरस बम के इस्तेमाल पर संयुक्त राष्ट्र ने 1980 में प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अब लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने यह आरोप लगाया कि इजराइल ने जंग में फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ईरान से। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिका की सेना पर हुए हमलों में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया है। पिछले 2 हफ्तों में पश्चिम एशिया के देशों इराक और सीरिया में अमेरिका की सेना पर 2 दर्जन से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन अटैक हो चुके हैं, जिनका आरोप अमेरिका ईरान पर लगा रहा है। मगर ईरान के गृह मंत्री ने अमेरिका के आरोपों को झूठा बताया और साफ कहा कि कोई भी अमेरिका को निशाना बनाएगा ही, क्योंकि इजराइल की जंग का असली विलन वही है। नीरज, इसका क्या मतलब निकाला जाए? जी किशोर, ईरान के विदेश मंत्री शटल डिप्लोमेसी के तहत तुर्की गए थे। इससे पहले कतर में 2 हाई प्रोफाइल मीटिंग की हमास के नेताओं के साथ, कतर के नेतृत्व के साथ भी चर्चा के पूरे मसले पर। देखिए, ईरान की कोशिश है कि पूरे मामले में इजराइल को घेर लिया जाए और इसमें तुर्की का समर्थन बहुत जरूरी होगा। लगातार हिजबुल्लाह को समर्थन दिया जा रहा है ईरान की तरफ से, हमास को तो पहले से ही दिया जा रहा है और हूती विद्रोहियों को भी लगातार पीछे से ईरान समर्थन दे रहा है, ताकि आने वाले वक्त में अगर इजराइल हमले नहीं रोकता है तो इजराइल को इस पूरे इलाके में घेर लिया जाए। इसी समर्थन जुटाने की कोशिश में शटल डिप्लोमेसी के तहत वो वहां पहुंचे थे तुर्की में, और उनका ये बयान इजराइल और अमेरिका को सीधी चुनौती है कि आने वाले वक्त में इजराइल में बड़ा हमला, सरप्राइज अटैक किया जा सकता है। मगर अमेरिका ईरान को अपना गुनहगार बताने में लगा है, जैसे नीरज ने बताया। इसी वजह से उसने पश्चिम एशिया में अपने 300 और सैनिक रवाना कर दिए। ये सैनिक इजराइल नहीं जाएंगे, बल्कि इजराइल के अलावा पश्चिम एशिया के बाकी देशों में तैनात होंगे। इससे पहले अमेरिका ने अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि उन्हें भी किसी भी वक्त पश्चिम एशिया रवाना किया जा सकता है। मतलब आखिरकार अमेरिका ने पश्चिम एशिया में पहले से मौजूद अपने सैनिकों की मदद के लिए 300 अतिरिक्त सैनिक भेज ही दिए, ताकि पश्चिम एशिया में ईरान जैसे अमेरिका के दुश्मन उसके जवानों का बाल भी बांका न कर सके। इजराइल के हमास के खिलाफ जंग का ऐलान करने के बाद से बीते 2 हफ्तों में पश्चिम एशिया में अमेरिका की सेना पर कम से कम 27 हमले हो चुके हैं। 16 हमले इराक में और 11 हमले सीरिया में। दोनों जगह अमेरिका की सेना के अड्डों पर ड्रोन और रॉकेट गिराए गए। और इराक और सीरिया वो देश हैं जहां ईरान की तूती बोलती है। इराक तो ईरान का पड़ोसी है, जहां ईरान कई लड़ाकों का समर्थन करता है और वो लड़ाके ईरान के इशारे पर काम करते हैं। वहीं सीरिया ठहरा ईरान का दोस्त। यही वजह है कि अमेरिका ईरान पर भड़का हुआ है। उसका कहना है कि ईरान उस पर हमले करवा रहा है। इसलिए अमेरिका ईरान से बचने के लिए पश्चिम एशिया में थार्ड और पेट्रियट जैसे अपने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर चुका है। और अब अमेरिका ने अपने 300 और सैनिकों को पश्चिम एशिया भेज दिया, क्योंकि अगर अमेरिका ने यह सब नहीं किया तो उसके 45,000 से ज्यादा सैनिकों की जान पर बना सकती है, जो कि पश्चिम एशिया में तैनात है। ईरान उन्हें निशाना बना सकता है। और अगर पश्चिम एशिया में अमेरिका की सेना ही ढेर हो गई तो ईरान का वहां राज करने का सपना पूरा हो जाएगा और ईरान के हाथों अमेरिका अपनी इतनी बड़ी हार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका के 45,400 सैनिक और कॉन्ट्रैक्टर फैले हुए हैं। सीरिया में उनकी संख्या 900 है तो इराक में 2,500। दोनों देशों में अमेरिका आतंकी संगठन ISIS से लड़ रहा है। पश्चिम एशिया के छोटे से देश कुवैत में अमेरिका के सबसे ज्यादा 13,500 सैनिक मौजूद हैं। अमेरिका 1991 से ही वहां है। वहीं बहरीन, कतर, UAE और ओमान में भी अमेरिका की सेना है और अपने पुराने साथी सऊदी अरब में अमेरिका ने 2,700 जवान उतारे हुए हैं। जॉर्डन और इजराइल में भी अमेरिका के सैनिक हैं और अब पश्चिम एशिया में इन 45,000 से ज्यादा जवानों में अमेरिका के 300 सैनिक और जुड़ने वाले हैं, क्योंकि ईरान की धमकियां बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। वो बार बार कह रहा है कि इजराइल के गाजा पर हमलों का बदला पूरा पश्चिम एशिया मिलकर लेगा। बल्कि अमेरिका की इस तैनाती का ऐलान करते ही ईरान ने फिर अमेरिका को धमकी दे दी।
और ईरान के रक्षा मंत्री ने ताल ठोककर कहा कि अमेरिका को युद्ध में इजरायल का साथ देने की बहुत बड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने धमकी दी कि अगर इजरायल की लड़ाई तुरंत नहीं रुकी तो उसका साथ देने वाले एक एक देश को अंजाम भुगतना पड़ेगा। ईरान ने यूरोप को लपेटे में ले लिया। यूरोप के ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े और अमेरिका के दोस्त देश भी इजरायल के साथ हैं। इसलिए ईरान ने उन्हें चेताया कि यूरोप के देश समझ जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें भी दुनिया के मुसलमानों का गुस्सा झेलना पड़े। और तो और खुद अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी FBI के डायरेक्टर तक ने माना कि इजरायल और हमास की जंग की वजह से अमेरिका बहुत बड़े खतरे में पड़ गया। इतना बड़ा खतरा कि अल-कायदा से लेकर ISIS अमेरिका पर आतंकी हमला तक कर सकते हैं। क्योंकि हमास के हमलों को देखकर दूसरे आतंकी संगठनों की हिम्मत बढ़ गई और वो जंग का फायदा उठाने की फिराक में बैठे हैं। FBI चीफ ने अमेरिका की संसद की एक कमेटी के आगे ये माना कि बीते कुछ साल में अमेरिका के खिलाफ आतंकवाद का जो खतरा कम हो गया था वो इजरायल की जंग के बाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अमेरिका बहुत ही खतरनाक दौर से गुजर रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि अल-कायदा, ISIS और हिजबुल्लाह के आतंकी अमेरिका में घुसकर हमला कर सकते हैं। FBI डायरेक्टर ने अपने डर के पीछे अल-कायदा और ISIS की धमकियों को वजह बताया। यानी इजरायल का साथ देकर अमेरिका के खुद के सिर पर आतंकवाद का खतरा मंडराने लगा। और तो और बीते कुछ वक्त से जो अमेरिका पश्चिम एशिया से निकलकर हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लगा था, उसे एक बार फिर अपनी पूरी ताकत पश्चिम एशिया में झोंकनी पड़ रही है। और इसी वजह से रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इजरायल से दोस्ती निभाने के चक्कर में अमेरिका फंस गया। एक दशक पहले बराक ओबामा के राष्ट्रपति रहते हुए ही अमेरिका ने हिंद प्रशांत महासागर के इलाके में अपनी दावेदारी ठोक दी थी। निशाने पर था चीन। हिंद प्रशांत महासागर के इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाकर अमेरिका का मकसद चीन के पर कतरने का था। 10 साल बाद बाइडेन अमेरिका की उसी दावेदारी को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाने में लगे थे। मगर पिछले महीने इजरायल ने हमास के साथ युद्ध छेड़ दिया और अमेरिका को पूरे दमखम के साथ पश्चिम एशिया में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ गया। जबकि अमेरिका खुद कई दफा कह चुका है कि उसे सबसे ज्यादा खतरा चीन से है, लेकिन इजरायल की वजह से अमेरिका को पश्चिम एशिया में जूझना पड़ रहा है। और अगर ये जंग इजरायल और गाजा से निकलकर आसपास के देशों में फैल गई तो अमेरिका पश्चिम एशिया में ही फंस जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका ने इस जंग को फैलने से रोकने के लिए अपनी जान लगा दी। इसलिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 2 दिन बाद तीसरी बार इजरायल जाने वाले, जहां वो इजरायल के साथ गाजा के भविष्य पर बात कर सकते हैं। अमेरिका की मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि अमेरिका और इजरायल हमास से गाजा पट्टी को जीतने के बाद की प्लानिंग में जुट गए हैं। इस बात की प्लानिंग चल रही है कि जब हमास का सुपड़ा साफ हो जाएगा तब गाजा पट्टी पर किसका शासन होगा। क्योंकि अब जब इजरायल हमास पर जमीन के रास्ते हमले शुरू कर चुका है तो अमेरिका ये मानकर चल रहा है कि किसी भी दिन इजरायल की जीत के साथ जंग खत्म हो सकती है। ऐसे में उससे पहले गाजा पट्टी के लिए प्लान तैयार होना चाहिए। बताया गया कि अमेरिका और इजरायल के बीच इस बात पर तो सहमति है कि हमास को हराने के बाद इजरायल गाजा पर कब्जा नहीं करेगा। ऐसे में गाजा में कई देशों की शांति सेना तैनात की जा सकती है। एक विकल्प यह भी है कि कुछ वक्त के लिए गाजा की जिम्मेदारी को संयुक्त राष्ट्र को सौंप दिया जाए, लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि इजरायल इसके पक्ष में नहीं है। ऐसे में गाजा पट्टी में अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना को तैनात करने का विकल्प बचता है। मगर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बाइडेन के एक करीबी के हवाले से दावा किया गया कि अमेरिका उस शांति सेना में अपने सैनिक भेजकर अपने हाथ नहीं जलाना चाहता। बाइडेन का मानना है कि यह राजनीतिक तौर पर खतरनाक फैसला साबित होगा और यह भी हो सकता है कि अगले साल बाइडेन की कुर्सी ही चली जाए, क्योंकि अमेरिका में अरब मुसलमानों के एक संगठन के किए एक सर्वे में सामने आया कि अमेरिका में बसे मुसलमान बाइडेन से बहुत ज्यादा नाराज हैं। वो गुस्से में है कि बाइडेन गाजा की जंग में इजरायल के साथ, जबकि पिछले चुनाव में अमेरिकी मुसलमानों ने बाइडेन को बढ़ चढ़कर वोट दिए थे, जिसकी बदौलत वो जीत पाए थे। मगर सर्वे से पता चला कि अमेरिकी अरब मुसलमानों का मन बाइडेन से खट्टा हो चुका है। वो बाइडेन के इजरायल का बढ़ चढ़कर समर्थन करने पर भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि अगर बाइडेन ने गाजा पट्टी पर इजरायल के हमले नहीं रुकवाए तो अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उनका वोट बाइडेन को नहीं जाएगा। और सर्वे में उनका वही गुस्सा देखने को मिला। 2020 में हुए चुनाव में बाइडेन के साथ 59% अरब मुसलमान थे, मगर ताजा सर्वे में बाइडेन के लिए उस समर्थन में 42% की गिरावट देखने को मिली। उधर इजरायल और हमास की जंग में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की एंट्री के संकेत मिले। खबर है कि किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को इससे जुड़े निर्देश भी जारी कर दिए। किम जोंग उन चाहते हैं कि फिलिस्तीन के लोगों की मदद के लिए विकल्पों पर काम शुरू कर दिया जाए। यानी गाजा पट्टी में लड़ी जा रही जंग में किम जोंग उन इजरायल के खिलाफ लड़ने का मन बना रहे। इसके लिए उन्होंने उत्तर कोरिया के बड़े अधिकारियों की एक बैठक बुलाई और गाजा पट्टी में चल रही जंग के हालात पर चर्चा की।
खबर है कि जंग में इसराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के लोगों की मदद के विकल्प ढूंढने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। खबरों के मुताबिक किम जोंग उन गाजा पट्टी में हो रही भीषण बमबारी पर भड़के हुए हैं। उनके निर्देशों का मतलब ये कि वो इजराइल हमास की जंग में हमास का समर्थन कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इसराइल ही नहीं, अमेरिका की भी परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि किम जोंग उन की एंट्री के बाद इस जंग के विश्व युद्ध में बदलने में देर नहीं लगेगी। वो भी तब जब पहले ही हमास के लड़ाकों के हाथों में उत्तर कोरिया के हथियार पहुंचने की खबरें आ चुकी हैं। इजराइल की सेना पहले ही यह दावा कर चुकी है 7 अक्टूबर को हुए हमलों में हमास के लड़ाकों ने उत्तर कोरिया से मिले हथियारों का इस्तेमाल किया था, जिनमें उत्तर कोरिया में बनी एंटी टैंक मिसाइलें तक शामिल हैं। इजराइल की सेना दावा करती रही है कि 7 अक्टूबर के दिन जिन मिसाइलों का इस्तेमाल हमास की तरफ से किया गया, वो मिसाइलें सिर्फ उत्तर कोरिया ही बनाता है। इजराइल के दावे का मतलब समझा जा रहा था कि इजराइल पर हमले की प्लानिंग में उत्तर कोरिया भी शामिल रहा है। लेकिन अब तक उत्तर कोरिया की हमले में भूमिका से जुड़ा कोई दूसरा सबूत सामने नहीं आया। यहाँ तक कि जंग के 26 दिन बीतने के बाद भी उत्तर कोरिया ने इस जंग से फासला ही बनाया हुआ था। लेकिन अब किम जोंग उन के अधिकारियों को दिए गए निर्देशों को उनकी सीधी एंट्री का संकेत माना जा रहा है। हालांकि हमास के हाथों में उत्तर कोरिया के हथियार होने के दावों को उत्तर कोरिया बेबुनियाद बताता रहा है, लेकिन इजराइल की फौज की इस थ्योरी को अमेरिका भी सही मानता है। और पेंटागन ने तो इस बात के सबूत होने का भी दावा किया था। माना जाता रहा है कि उत्तर कोरिया के हथियार चुपके चुपके हमास के लड़ाकों तक लंबे वक्त से पहुंचाए जा रहे थे। इसके लिए ईरान की मदद ली जा रही थी। माना जाता है कि उत्तर कोरिया के हथियार पहले ईरान पहुंचाए जाते थे, फिर ईरान से ये हथियार समुद्र के रास्ते मिस्र होते हुए गाजा तक पहुंचते थे। मिस्र से गाजा तक हथियारों की सप्लाई का रास्ता सालों पुराना माना जाता है। मिस्र और गाजा का एक ही बॉर्डर है, जिसे रफा क्रॉसिंग कहते हैं। इजराइल की सेना का मानना है कि इसी रूट से हमास के लड़ाकों तक हथियार पहुंचते रहे हैं। लेकिन उत्तर कोरिया इस थ्योरी को पूरी तरह बेबुनियाद बताता है। उत्तर कोरिया के मुताबिक उसने कभी अपने हथियारों की सप्लाई हमास या हमास के किसी समर्थक को नहीं की। लेकिन इस बार उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की चेतावनी इजराइल की टेंशन बढ़ाने वाली है, क्योंकि अब तक उत्तर कोरिया इस जंग में सीधे तौर पर शामिल नहीं था, लेकिन अब तो वो खुलकर जंग में उतरने की तैयारी में, जिसका सीधा मतलब यह कि उत्तर कोरिया की फौज हमास के लड़ाकों की मदद के लिए उतर सकती है। उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच पहले से ही 36 का आंकड़ा है। अमेरिका किम जोंग उन की खतरनाक मिसाइलों की रेंज में। उत्तर कोरिया की आर्थिक हालत भले ही खराब हो, लेकिन उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ किम जोंग उन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी हैं। वही पुतिन जो इस जंग में इजराइल के विरोधी गुट की अगुवाई करते दिख रहे हैं। यहाँ तक कि वो ईरान और हमास के नेताओं की मेजबानी तक कर चुके हैं। मतलब ये कि अगर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खड़ी बड़ी ताकतों को गिना जाए तो उनमें ईरान, चीन और रूस के अलावा उत्तर कोरिया का नाम भी शामिल हो जाएगा। मैंने कहा रुको भाई, माँ बेटे को सुबह की चाय तो पी लेने दो, है ना? अरे माँ, आप मुझे फोन कर रही हो? तो और क्या करूं? चाय। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं, जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। क्या खुशबू आ रही है। ऑफिस के बाहर तुम्हारी ये वाली चाय 200 रुपए में बिकेगी, पता है? मैं ये वाली चाय सबके लिए नहीं बनाती। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। जबालिया में हुए इन भीषण हमलों ने गाजा की हालत और खराब कर दी। इजराइल ने जिस जबालिया कैंप को तबाह करने का दावा किया है, वो उत्तरी गाजा में बसा, जहां इजराइल की तरफ से बमों और मिसाइलों की बारिश की गई। गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में बने जबालिया शरणार्थी कैंप पर की गई बमबारी में कई लोग मारे गए, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। ये गाजा पट्टी का सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप है और गाजा शहर से इसकी दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर है। और अब तक इसे युद्ध के बीच सुरक्षित माना जा रहा था।
लेकिन इजराइल का दावा है कि उसने चंद मिनटों में जबालिया का नक्शा ही बदल दिया। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक इन हमलों में ज्यादातर आम नागरिक मारे गए, जिन्होंने इस शरणार्थी शिविर में शरण ले रखी थी, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही गाजा के ज्यादातर लोग अपनी जान बचाने के लिए इन्हीं शरणार्थी शिविरों में डेरा जमाए हुए हैं। इजराइल ने शुरुआत में ही गाजा के उत्तरी हिस्से से लोगों को दक्षिण में जाने की चेतावनी दे दी थी, क्योंकि वो लगातार उत्तरी हिस्से में हमास के ठिकानों को ही निशाना बना रहा है। और जबालिया शरणार्थी शिविर पर हमले को लेकर इजराइल ने यह दावा किया कि उसने वहां हमास के कमांडर इब्राहिम बयारी को ढेर कर दिया। इजराइल के मुताबिक इन हमलों में इब्राहिम बयारी समेत हमास के 50 से ज्यादा लड़ाके मारे गए, जो लगातार इजराइल की सेना पर फायरिंग कर रहे थे। इजराइल के मुताबिक उसकी सेना ने जबालिया में मौजूद हमास के ठिकानों को टारगेट कर इस ऑपरेशन को सफल तरीके से अंजाम दिया। उसका दावा है कि हमास ने जबालिया शरणार्थी शिविर में अपना कमांड सेंटर बनाया हुआ था, जिसे मिसाइलों के हमले में तबाह कर दिया गया। यानी इजराइल के मुताबिक हमास शरणार्थी शिविर की आड़ में वहां से लगातार हमला कर रहा था। यही नहीं, इजराइल ने यह भी दावा किया कि इब्राहिम बयारी नाम के जिस कमांडर को उसने मार गिराया, वो 7 अक्टूबर के बाद से ही गाजा पट्टी में हमास के सभी अभियानों की देखरेख कर रहा था। इजराइल का दावा है कि जबालिया में जिस जगह उसने हमले को अंजाम दिया, वहां हमास की सुरंगों का एक बड़ा जाल मौजूद था, जो कि पूरी तरह बर्बाद हो गया। और हमास की सुरंगों के इसी जाल को इजराइल ने जबालिया शरणार्थी कैंप पर हमले के बाद मची तबाही के लिए जिम्मेदार बता दिया। इजराइल के शरणार्थी कैंप पर हमले में उसके आसपास की कई इमारतें भी धराशायी हो गई और उन इमारतों के मलबे में भी बड़ी संख्या में लोग दब गए। यही वजह रही कि जबालिया कैंप पर हुए हमले में इतनी बड़ी तबाही हुई। लेकिन इजराइल ने अपने इस हमले को सही साबित करने के लिए हमास की इन्हीं सुरंगों का सहारा लिया। और उसके मुताबिक वहां जो नुकसान हुआ वो हमास की ही एक बड़ी साजिश की वजह से हुआ, क्योंकि इजराइल ने दावा किया कि उसकी सेना ने जब कैंप पर हमला किया तो उस इमारत का मलबा तेजी से नीचे गिरा, और ऐसा होते ही वहां मौजूद सुरंगें भी तेजी से धंसने लगी। सिर्फ शरणार्थी कैंप ही नहीं, बल्कि उसके आसपास की दूसरी जगहों पर मौजूद सुरंगें भी धंस गईं और उनके ऊपर बनी इमारतें भी मलबे में बदल गईं। यानी इजराइल ने हमास के लड़ाकों को मार गिराने के साथ उसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाने वाली सुरंगों को भी निशाने पर ले लिया। इजराइल के मुताबिक उसने हमास के ठिकाने को ही टारगेट कर इस मिशन को पूरा किया, क्योंकि हमास के लड़ाके जबालिया में शरणार्थी शिविर की आड़ में खुद को बचाने की फिराक में थे। इजराइल के मुताबिक उसे उत्तरी गाजा में मौजूद जबालिया में एक ऊंची इमारत में कई लड़ाकों के छिपे होने की खबर मिली थी, और उस इमारत के नजदीक स्कूल और अस्पताल के अलावा कुछ सरकारी दफ्तर भी थे। और इजराइल का दावा है कि हमास के लड़ाकों ने पूरी प्लानिंग के साथ उस जगह को अपना ठिकाना बनाया था, क्योंकि वहां गाजा का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर था, जहां आम नागरिक रहते थे। उन्हें यकीन था कि इजराइल शरणार्थी शिविर पर हमला नहीं करेगा और वो अपनी गतिविधियां आसानी से वहां से चला सकेंगे। लेकिन दावा है कि इस प्लान का पता चलते ही इजराइल ने अपने लड़ाकू विमानों को जबालिया भेज दिया, जिसके बाद वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान बच गए। और इन्हीं हमलों में हमास के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया गया। इजराइल के मुताबिक जबालिया में मारा गया हमास का कमांडर इब्राहिम बयारी 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमलों की साजिश रचने में शामिल था, जिसे हमास ने मध्य गाजा में बड़ी जिम्मेदारी दे रखी थी। इजराइल के मुताबिक इब्राहिम बयारी हमास का सीनियर कमांडर था और उसी की देखरेख में इन दिनों हमास के लड़ाके जंग लड़ रहे थे, और हमास के सभी अभियानों में उसका अहम रोल था। और इजराइल का दावा है कि 7 अक्टूबर को इजराइल के अलग अलग शहरों में हुए हमलों की साजिश रचने में इब्राहिम बयारी भी शामिल था, और उसी के इशारे पर कई लड़ाके हाथों में हथियार लेकर इजराइल की सीमाओं में घुस गए थे, जिसके बाद उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान ले ली थी। जिसका मतलब है कि इजराइल ने जबालिया में हमला कर हमास को तगड़ी चोट पहुंचाई, क्योंकि दावा किया जाता है कि जंग के 26 दिन गुजर जाने के बाद हमास के मरने वाले कमांडरों की संख्या बढ़कर 30 से ज्यादा हो गई। और इसी के साथ इजराइल ने जबालिया के पश्चिमी हिस्से पर अपने कब्जे का दावा कर दिया, जिसका मतलब है कि गाजा में इजराइल की सेना की मौजूदगी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इजराइल की सेना पिछले हफ्ते से ही गाजा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। हालांकि अब तक इजराइल ये दावा कर रहा था कि उसकी सेना गाजा में घुसकर अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद लौट आ रही थी, लेकिन इस भीषण हमले के बाद इजराइल ने यह दावा कर दिया कि जबालिया के पश्चिमी हिस्से पर पूरी तरह उसका कंट्रोल हो चुका है। यानी गाजा में घुसकर इजराइल की सेना धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। उसके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। यही नहीं, इजराइल ये भी दावा करता है कि उसकी सेना उत्तरी गाजा में मौजूद हमास की ज्यादातर सुरंगों को तबाह कर चुकी है। यानी जिन सुरंगों के दम पर हमास इजराइल को चुनौती दे रहा है, उसकी वो ताकत घटती जा रही है। और जबालिया शरणार्थी कैंप पर इजराइल के इस हमले से मुस्लिम देश बुरी तरह भड़क गए और जमकर इजराइल पर बरसे, क्योंकि आरोप लगा कि जबालिया शरणार्थी कैंप पर जो हमला हुआ उसमें 50 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की मौत हो गई।
जिसकी वजह से मुस्लिम देश एक बार फिर इजराइल पर भड़क गए। ईरान से लेकर सऊदी अरब तक सभी मुस्लिम देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा की। इजराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन ने तो इस हमले को अमानवीय करार दे दिया। ईरान और जॉर्डन के अलावा सऊदी अरब, मिस्र और यूएई ने भी इस हमले की निंदा की। सऊदी अरब ने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गाजा में मची तबाही को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ। वहीं मिस्र ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बता दिया और यूएई ने इस हमले के बाद एक बार फिर युद्ध में सीज फायर की मांग की। इसके साथ ही कतर ने भी इजराइल को आड़े हाथ लिया और गाजा पर हुए हमले को नरसंहार बता दिया। और इसी के बाद जबालिया शरणार्थी कैंप पर हुए हमले से इजराइल का पड़ोसी देश जॉर्डन बुरी तरह भड़क गया और उसने इजराइल के इस हमले को अमानवीय बता दिया, क्योंकि गाजा में उस शरणार्थी कैंप पर इतना भीषण हमला हुआ कि वहां लाशों का ढेर लग गया, जिससे जॉर्डन के लोग भड़क गए और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। फिलिस्तीन का झंडा लेकर पहुंचे लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए और गाजा में इजराइल के हमले को नरसंहार बताया। गुस्साए प्रदर्शनकारी मार्च करते हुए इजराइल दूतावास के बाहर पहुंच गए और हंगामा करने लगे, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इजराइल के हमले से नाराज प्रदर्शनकारी और तेज नारेबाजी करने लगे। इस प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई। वहीं हाथों में झंडा लेकर बच्चे भी इस रैली में शामिल दिखे, जिन्होंने गाजा पर बमबारी रोकने की बड़ी खबर आई इजराइल के बंधकों से जुड़ी। चरमपंथी संगठन हमास ने अपनी कैद से विदेशी नागरिकों को आजाद करने का ऐलान कर दिया। हमास के प्रवक्ता के मुताबिक उसकी कैद से गैर इजरायली नागरिकों को अगले कुछ दिनों में छोड़ दिया जाएगा। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के दौरान 200 से ज्यादा लोगों को हमास के लड़ाकों ने बंधक बना लिया था, लेकिन लगातार उनकी रिहाई की मांग की जा रही है। मगर इस बीच हमास ने अपनी कैद से विदेशी नागरिकों को छोड़ने का मन बना लिया। यानी कई देशों के दबाव बनाने के बाद हमास ने विदेशी नागरिकों को छोड़ने की तैयारी तेज कर दी, क्योंकि उसे यह बात अच्छे तरीके से पता है कि अगर उसने गैर इजरायली लोगों को नहीं छोड़ा तो उनका देश भी हमास को निशाने पर ले सकता है। और इसीलिए हमास ने अपनी कैद में मौजूद विदेशी नागरिकों को रिहा करने का फैसला ले लिया। आरोप है कि हमास ने करीब 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया हुआ, जिन्हें उसके लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमले के दौरान कैद किया था। लेकिन अब उन बंधकों में गैर इजरायली बंधकों को हमास ने छोड़ने का फैसला किया। हमास के प्रवक्ता के मुताबिक अगले कुछ दिनों में इन बंधकों की रिहाई की जाएगी। हमास की कैद में 200 से ज्यादा बंधक हैं। इनमें इजराइल के नागरिकों के साथ साथ सैनिक और कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। और उन बंधकों की रिहाई के लिए उनके परिवार वालों ने कई बार इजराइल की सरकार से अपील भी की थी। इसके साथ ही अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र समेत कई मानवाधिकार संगठन भी उनकी रिहाई की मांग कर चुके हैं। यही नहीं, बंधकों को आजाद करने के लिए इजराइल समेत कई देशों में प्रदर्शन भी हुए। लेकिन इन बंधकों के बदले हमास ने इजराइल से उसकी जेल में कैद 6000 फिलिस्तीनियों की रिहाई की शर्त रखी थी। पर अब हमास ने विदेशी नागरिकों को रिहा करने का फैसला किया। हालांकि हमास के कब्जे में मौजूद बंधकों में आधे से ज्यादा विदेशी नागरिक हैं। और यह आंकड़ा इजराइल की सरकार के हवाले से न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में सामने आया, जिसके मुताबिक 200 से ज्यादा बंधकों में बड़ी संख्या गैर इजरायली लोगों की है, जिन्हें छुड़ाने की कोशिशें जारी हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने दावा किया कि हमास के बंधक बनाए गए 200 से ज्यादा लोगों में आधे से ज्यादा लोग 25 अलग अलग देशों के हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के बंधक बनाए गए लोगों में 138 विदेशी नागरिक, जिनमें थाईलैंड के 54 नागरिक शामिल हैं। इसके साथ ही बंधकों में 15 अर्जेंटीना के, 12 लोग जर्मनी के और 12 नागरिक अमेरिका के बताए गए। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले में 40 देशों के 300 से ज्यादा नागरिकों के मारे जाने और लापता होने का भी दावा किया गया। और दावा किया गया कि विदेशी बंधकों की रिहाई का फैसला चरमपंथी संगठन हमास ने पश्चिम एशिया के देश कतर की मध्यस्थता के बाद लिया। कुछ रोज पहले भी हमास के लड़ाकों ने 2 अमेरिकी नागरिकों समेत इजराइल की 2 महिलाओं को रिहा किया था। और उस समय हमास ने दावा किया था कि अमेरिकी नागरिकों की रिहाई कतर की मध्यस्थता की वजह से हुई थी, क्योंकि इजराइल पर 7 अक्टूबर पर हमास के हमले के बाद जैसे ही अमेरिका को उसके नागरिकों के बंधक बनाए जाने का पता चला, तभी अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर के प्रधानमंत्री से बात करके बंधकों की रिहाई का मुद्दा उठाया था, क्योंकि अमेरिका को पता था कि बंधकों को छुड़वाने के लिए कतर ही मध्यस्थता करवा सकता है। मध्यस्थता के लिए कतर को इसलिए चुना गया क्योंकि यह अमेरिका का सहयोगी होने के साथ साथ हमास से भी संबंध रखता है। इसके साथ हमास के चीफ भी कतर की राजधानी दोहा से ही काम करते हैं। कतर पहले भी अमेरिका और हमास जैसे संगठनों के बीच मध्यस्थता करवा चुका है। और 2 रोज पहले कतर की राजधानी दोहा में चरमपंथी संगठन हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया से ईरान के विदेश मंत्री ने मुलाकात की थी। उस मुलाकात के बाद ही हमास की तरफ से कुछ विदेशी बंधकों को छोड़ने का ऐलान किया गया।
और खबर है दोहा में ईरान के विदेश मंत्री और हमास के नेता के बीच हुई मुलाकात में फिलिस्तीन पर चर्चा हुई। इस दौरान हमास की कैद में मौजूद विदेशी नागरिकों की रिहाई पर भी चर्चा होने के संकेत मिले, क्योंकि दोनों नेताओं की इस बैठक के बाद ही हमास की तरफ से विदेशी बंधकों की रिहाई का फैसला लिया गया। इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग में ईरान हमास के साथ है। यही नहीं, ईरान ने इजरायल को गाजा में बड़े पैमाने पर जमीनी ऑपरेशन चलाने पर बदला लेने की चेतावनी भी दी थी। इसीलिए हमास पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो इजरायल से बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ने को तैयार है, लेकिन वो बंधकों को इजरायल को नहीं बल्कि ईरान को सौंपेगा। और माना जा रहा है कि जैसे ही हमास विदेशी बंधकों को आजाद करेगा, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भी उनके नागरिकों को छुड़ाने का दबाव बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में हमास की कैद में मौजूद इजरायल के बंधकों के परिवार वाले अपनों की रिहाई की मांग और तेज कर सकते हैं। और इसीलिए इजरायल ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है, क्योंकि उसे भी ये अच्छे तरीके से पता है कि विदेशी बंधकों को छोड़ने के बाद हमास कुछ भी कर सकता है। उसने जिस तरह से 7 अक्टूबर को इजरायल के लोगों को मौत की नींद सुलाया था, उसे देखते हुए इजरायल पूरी तरह सतर्क है और हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि अपने लोगों को हमास से आजाद कराया जा सके। बताया गया कि हमास ने जिन लोगों को बंधक बनाया है उनमें आम नागरिकों के साथ साथ इजरायल के कुछ सैनिक भी हैं। और जैसे ही हमास विदेशी बंधकों को छोड़ेगा, इजरायल पर अपने लोगों को छुड़ाने का दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। जिनके अपने हमास के कब्जे में हैं, वो नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं, जबकि अगर नेतन्याहू अपने लोगों को हमास से नहीं छुड़ा पाए तो उनकी भी किरकिरी होनी तय है। और जब से हमास ने इजरायल पर हमले के बाद उसके सैनिकों और आम नागरिकों को बंधक बनाया है, तब से ही इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का विरोध उनके देश में बढ़ गया। इजरायल में हमास की ओर से बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाने के लिए कई बार प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनों की वजह से नेतन्याहू अपने ही देश में भरोसे के संकट से जूझने लगे। दावा यह भी किया गया कि बंधकों के मुद्दे पर बंधक बनाए गए लोगों के परिवार वालों के साथ नेतन्याहू के मंत्रिमंडल के सहयोगी भी उनसे नाराज हो गए। इससे पहले बंधकों की रिहाई की मांग पर हुए एक प्रदर्शन के दौरान यरूशलेम के एक इलाके में सैकड़ों खाली बिस्तर लगा दिए गए। उस प्रदर्शन के जरिए ये दर्शाया गया कि ये उन लोगों के बिस्तर हैं जिन्हें हमास ने कैद किया है। हालांकि विरोध के बीच नेतन्याहू कई बार दावा कर चुके हैं कि उनकी सरकार बंधकों की घर वापसी के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। यही नहीं, इस बीच उन्होंने ये भी दावा किया था कि हमास की कैद से बंधकों को आजाद कराने के लिए वो हर विकल्प को अपनाने के लिए तैयार हैं। इस बीच बड़ी खबर आई गाजा और मिस्र को जोड़ने वाले रफा बॉर्डर पर। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद पहली बार रफा बॉर्डर को खोल दिया गया। रफा बॉर्डर 7 अक्टूबर के बाद से ही बंद था और इजरायल लगातार वहां बमबारी कर रहा था। गाजा में कई विदेशी नागरिक भी फंसे हुए थे जो गाजा से चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। गाजा पट्टी में मौजूद लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए भी रफा बॉर्डर का खोला जाना जरूरी था, जिसके बाद रफा बॉर्डर को खोल दिया गया। 7 अक्टूबर के बाद से ही मिस्र ने इस रास्ते को बंद कर दिया था और दुनिया के कई देश लगातार उससे इसे खोलने की अपील कर रहे थे, क्योंकि गाजा में फंसे लोगों के निकलने के लिए यही इकलौता रास्ता है। लेकिन मिस्र का आरोप है कि इस इलाके में इजरायल ने इतनी बमबारी कर दी कि उसे मजबूरन इसे बंद करना पड़ गया था। हालांकि 7 अक्टूबर के बाद से जारी इजरायल की कार्रवाई के करीब 25 दिन बाद मिस्र ने इस बॉर्डर को खोल दिया। रफा बॉर्डर गाजा और मिस्र के बीच मौजूद सीमा है, जिसके जरिए गाजा में फंसे लोग मिस्र के रास्ते सुरक्षित ठिकानों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि गाजा बाकी 3 तरफ से इजरायल से घिरा है और इन तीनों सीमाओं पर इजरायल घात लगाए बैठा है। जिसके बाद अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों ने मिस्र से रफा बॉर्डर खोलने की अपील की थी। जिसके बाद मिस्र ने पहले इस बॉर्डर के जरिए गाजा में राहत सामग्री पहुंचाई और उसके बाद इसे शरणार्थियों के निकलने के लिए खोल दिया। लेकिन इस दौरान सबसे बड़ा खतरा इजरायल की बमबारी का, जिसके लिए अमेरिका ने मिस्र को यह भरोसा दिया कि जब तक रफा बॉर्डर से शरणार्थी नहीं निकलते, इजरायल वहां एक भी गोली नहीं चलाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गाजा में अमेरिका समेत कई और देशों के भी सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं और इसी वजह से सबसे पहले वहां फंसे विदेशी नागरिकों को बाहर निकाला जाएगा, जिसकी जानकारी मिलते ही वहां सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हो गए। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें कई लोग अपने सामान के साथ मिस्र और गाजा के बीच मौजूद रफा बॉर्डर की तरफ बढ़ते नजर आए, जहां एक चेक पोस्ट बनाकर उनके पासपोर्ट चेक किए गए, क्योंकि मिस्र ने सबसे पहले वहां फंसे विदेशी नागरिकों को बाहर निकलने की इजाजत दी है, ताकि गाजा में जारी जंग में दूसरे देशों के लोगों की जान न जाने पाए। बताया गया कि इस दौरान करीब 400 से ज्यादा लोगों ने रफा बॉर्डर को पार किया और मिस्र में एंट्री ले ली। इसके अलावा गाजा के ही 90 घायलों को भी वहां से निकाला गया, क्योंकि वो बुरी तरह से जख्मी थे और इलाज की पर्याप्त सुविधा न मिलने की वजह से उनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन इस बॉर्डर के खुलने के बावजूद गाजा के लोगों की समस्या कम नहीं होने वाली, क्योंकि मिस्र और जॉर्डन दोनों ही देश गाजा के लोगों को अपने यहां शरण देने से पहले ही मना कर चुके। मतलब रफा बॉर्डर से सिर्फ और सिर्फ गाजा में फंसे विदेशी नागरिक बाहर निकल सकेंगे,
जबकि गाजा के लोगों को कोई भी देश शरणार्थी के तौर पर स्वीकार नहीं करेगा। गाजा के सबसे करीब मौजूद मिस्र और जॉर्डन दोनों ही इस मामले में पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं, क्योंकि इन दोनों देशों का मानना है कि अगर गाजा के लोग वहां आए तो उन देशों में शरणार्थी संकट खड़ा हो सकता है। यहाँ तक कि जॉर्डन के शासक तो इस मामले में सीधे सीधे चेतावनी तक दे चुके हैं। इसके अलावा इस जंग में हमास के सबसे बड़े मददगार के तौर पर उभरे तुर्की और ईरान ने भी गाजा के लोगों को अपने देश में शरण देने के मामले में चुप्पी साधी हुई है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह अरब लीग रेजोल्यूशन को माना जा रहा है। ये मुस्लिम देशों के बीच हुआ एक ऐसा समझौता है जो अब गाजा के लोगों के लिए मुसीबत बन गया है, क्योंकि इस समझौते के तहत तुर्की और ईरान समेत कई मुस्लिम देशों ने दशकों पहले ही फिलिस्तीन की किस्मत का फैसला कर दिया था। 9 मार्च 1959 को हुए इस समझौते के तहत दुनिया का कोई भी मुस्लिम देश फिलिस्तीन के नागरिकों को न तो अपने देश की नागरिकता देगा और न ही उन्हें अपने देश में शरण दे सकेगा, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से फिलिस्तीन की लड़ाई कमजोर हो जाएगी। मतलब अगर फिलिस्तीन के लोग अपनी जमीन छोड़ देंगे तो इजराइल के खिलाफ उनकी लड़ाई वहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिलिस्तीन के लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे देशों में शरण ले लेंगे और ऐसा होते ही इजराइल उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेगा, जिसका मतलब यह होगा कि ईरान और तुर्की जैसे देश फिलिस्तीन की जिस लड़ाई में सालों से उसकी मदद करते आ रहे हैं, वो लड़ाई लड़ने के लिए फिलिस्तीन ही नहीं बचेगा। इसी वजह से मुस्लिम देश गाजा तक राशन पानी तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन वहां के लोगों को अपने देश में शरण देने से पूरी तरह इनकार कर चुके हैं। लेकिन इस जंग के दौरान सिर्फ गाजा के लोग ही नहीं बल्कि कई विदेशी नागरिकों की जान पर भी बनाई, क्योंकि वो इजराइल के पलटवार के दौरान गाजा में फंस गए और माना जा रहा है कि उन्हें वहां से निकालने में सबसे अहम भूमिका कतर ने अदा की। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कतर ने इजराइल, हमास और मिस्र के बीच बातचीत का रास्ता खोला, क्योंकि रफा बॉर्डर के जरिए लोगों को निकालने के लिए इन तीनों का राजी होना बेहद जरूरी था। और माना जा रहा है कि इसी वजह से कतर ने इनके बीच समझौता कराया, जिसमें उसने अमेरिका की भी मदद ली। रॉयटर्स के मुताबिक कतर के कहने पर ही इजराइल ने रफा बॉर्डर पर बमबारी रोकी और फिर उसे गाजा के लोगों की मदद के लिए खोला गया, जिसके बाद पहले वहां राहत सामग्री पहुंचाई गई और फिर गाजा में फंसे विदेशी नागरिकों को वहां से निकालने के लिए मिस्र के रास्ते रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन इस बॉर्डर के खुलने के बाद ये सवाल भी उठने लगे कि आखिर ये फैसला जंग की शुरुआत में ही क्यों नहीं लिया गया। हालांकि इजराइल ने इन सवालों का जवाब देते हुए यह साफ कर दिया कि मिस्र से लगने वाली गाजा की सीमा उसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि इजराइल का आरोप है कि रफा बॉर्डर ही वो कमजोर कड़ी है जिसकी वजह से हमास पर आज तक नकेल नहीं कसी जा सकी। इजराइल के मुताबिक उसने गाजा में एक्टिव हमास के नेटवर्क को तबाह करने के लिए गाजा को 3 तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन गाजा की चौथी सीमा मिस्र से लगती है और इजराइल का आरोप है कि इसी रफा बॉर्डर के आसपास ही हमास ने सुरंगों का बहुत बड़ा जाल बिछाया हुआ है। זוהי רק ההתחלה. וההתחלה היא בצפון, מן הטעם שהעיר עזה היא מרכז הכובד של שלטון חמאס. हालांकि इजराइल ने यह भी साफ कर दिया कि वो मिस्र या किसी और देश की तरफ से की गई गाजा को मदद को रोकने के पक्ष में नहीं है, लेकिन वो इस मदद की आड़ में हथियारों की तस्करी से परेशान है, जिसे वो किसी भी कीमत पर रोककर ही रहेगा। उधर हमास और इजराइल में छिड़ी जंग के बीच न्यूज़ 18 की टीम यरूशलेम में एक ऐसे रेलवे स्टेशन पर पहुंची जिसे जंग के वक्त बंकर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बताया गया कि उस स्टेशन बंकर में एक साथ हजारों की संख्या में लोग शरण ले सकते हैं, क्योंकि इजराइल की राजधानी यरूशलेम में बने ये ट्रेन बंकर दुश्मनों के भीषण से भीषण हमलों को भी झेलने की क्षमता रखते हैं। इजराइल सरकार ने हमलों के बीच अपने नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन बंकरों को बनवाया है। हम लोग जमीन के अंदर हैं और यहाँ लाने का मकसद यह है कि अगर बड़ा युद्ध छिड़ता है तो यहाँ हजारों की संख्या में लोग शेल्टर ले सकते हैं। स्टेशन पर बने ये बंकर जमीन से 262 फीट गहराई में, जहां हमास के लड़ाके इजराइल के नागरिकों का बाल तक बांका नहीं कर सकते। हमास और इजराइल के बीच छिड़ी इस जंग में यरूशलेम के लोगों पर भी खतरा आ सकता है, क्योंकि वो वेस्ट बैंक के नजदीक है। यरूशलेम में 10 लाख लोगों की आबादी है, जिनकी सुरक्षा के लिए इन बंकरों को बनाया गया है, क्योंकि जंग के बीच यहाँ मिसाइल, न्यूक्लियर और रासायनिक हमलों का भी खतरा बना रहता है, जिससे बचने के लिए इन बंकरों का सहारा लिया जा सकता है। क्योंकि उस स्टेशन बंकर को इस तरह से तैयार किया गया है कि दुश्मन का कोई भी हमला उसे तबाह नहीं कर सकता। यानी हमास के लड़ाके कितना भी जोर लगा लें, वो इस स्टेशन के अंदर बने बंकर को तबाह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रेन बंकर को बनाते वक्त कई बातों का खास ख्याल रखा गया। यहाँ सिर्फ प्लेटफॉर्म पर ही नहीं बल्कि कई जगहों पर लंबे ट्यूब बंकर भी बने, उनके अंदर भी छिपा जा सकता है। यानी स्टेशन के अंदर इस तरह की व्यवस्था है कि लोग हर हाल में अपने आप को बचा सकें। यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी तक इसी तरह से
यहाँ ट्यूब भी है। जंग के दौरान इजराइल के लोगों की जान बचाने के लिए ये ट्रेन बंकर 2018 में बनवाया गया था और 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद जिस तरह से इजराइल कई मोर्चों पर जंग में घिरता जा रहा है, वहां के लोगों के लिए ये ट्रेन बंकर आने वाले वक्त में वरदान बन सकता है। इतना ही नहीं, इस स्टेशन बंकर को बनाते वक्त इस बात का भी ध्यान रखा गया कि अगर यहाँ आतंकवादी हमले हों तो कोई भी आतंकवादी इस बंकर के अंदर दाखिल न हो सके। यानी दुश्मन के जमीन से लेकर आसमान तक किए गए सभी हमलों से यह बंकर वहां के लोगों को बचाने की ताकत रखता है। क्योंकि राजधानी यरूशलेम में बने स्टेशन बंकर के अंदर बुरे से बुरे हालात से निपटने के लिए लोहे के मजबूत दरवाजे लगे, जिनसे गुजरना आतंकवादियों के लिए आसान नहीं होगा। सामान्य तौर पे भी मोटा गेट है, ये गेट है, गोलियों का असर इस पे नहीं होगा, बहुत मजबूत धातु से बना है। यही नहीं, स्टेशन बंकर में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने के लिए 3 बड़े और एक छोटे एस्केलेटर को पार करना पड़ता है और वहां हर फ्लोर पर लोहे के मोटे दरवाजे लगाए गए हैं जिन पर गोलीबारी का भी कोई असर नहीं होगा। इसके साथ ही स्टेशन बंकर के अंदर बुलेट प्रूफ दरवाजे भी लगे हैं जो खतरे को भांपते हुए अपने आप ही बंद हो जाएंगे ताकि हमलों के बीच बंकर के अंदर शरण लेने वाले लोग सुरक्षित रहें और उन्हें हर तरह के हमलों से बचाया जा सके। न्यूज़ 18 की टीम बंकर के अंदर पहुंची तो उसने देखा कि बंकर के अंदर चारों तरफ शीशे के बुलेट प्रूफ दरवाजे लगाए गए जिनकी खासियत यह है कि वो खतरे को भांपते हुए अपने आप ही बंद हो जाते हैं। यानी एक बार ये दरवाजे बंद हो गए तो ना अंदर से कोई बाहर जा पाएगा और ना ही बाहर से कोई अंदर आ सकता है। अगर आतंकवादी घुस जाए तो उनसे भी उन्हें मदद बचाव मिल जाएगा और ये बुलेट प्रूफ दरवाजा। इसके साथ ही अगर आतंकवादी ट्रेन के जरिए इस बंकर में आने की कोशिश करते हैं तो वो भी कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि इस स्टेशन के बाहर भी शीशे के बुलेट प्रूफ दरवाजे लगे हैं जो उनके बंकर में घुसने से पहले ही बंद हो जाएंगे। उधर इजराइल संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों पर बुरी तरह भड़क गया और हमास के खिलाफ कोई एक्शन न लिए जाने पर उसके राजदूत ने भरी मीटिंग में अपना भाषण रोककर अपने सीने पर पीला सितारा लगा लिया। पीला सितारा यहूदियों पर अत्याचार का प्रतीक है क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में यहूदियों को पीला सितारा पहनना पड़ता था ताकि उनकी पहचान हो सके और उन पर सितम ढाए जा सके। और संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत ने उसकी आज की जंग को हिटलर के जर्मनी के दौर से जोड़ दिया और बीच सभा में अपना भाषण रोककर अपने सीने पर पीला सितारा लगाया। We will wear this star until you condemn the atrocities of Hamas. इजराइल के राजदूत ने आरोप लगाया कि जैसे हिटलर की नाजी पार्टी के यहूदियों पर अत्याचारों पर पूरी दुनिया चुप थी, वैसे ही आज भी पूरी दुनिया हमास के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। इसी बात पर इजराइल के राजदूत और संयुक्त राष्ट्र में उनकी टीम ने पीला सितारा पहना। हमास को इजराइल पर हमला किए 3 हफ्ते हो गए मगर 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद में अब तक जंग का विरोध करता कोई एक भी प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। किसी पर इजराइल के साथ ही अमेरिका ने अड़ंगा लगाया तो कुछ को दूसरे खेमे में शामिल रूस और चीन ने वीटो कर दिया। और इजराइल और हमास में छिड़ी इस जंग के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ल्ड बैंक की तरफ से यह चेतावनी जारी की गई कि अगर इजराइल में चल रही जंग नहीं रुकी तो कच्चे तेल की कीमत $150 प्रति बैरल के पार पहुंच सकती है और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया के सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था और उस हमले से पहले 6 अक्टूबर को तेल की कीमत प्रति बैरल $84 के करीब थी, लेकिन जंग के बीच 9 अक्टूबर को तेल की कीमत $88 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई थी जो बढ़कर अब $90 प्रति बैरल के पार जा चुकी है। वर्ल्ड बैंक ने दावा किया कि अगर ये जंग नहीं रुकी तो कच्चे तेल की कीमतों में आग लग सकती है और कच्चे तेल की कीमत $150 प्रति बैरल के पार पहुंच सकती है। ऐसे में कई देशों की अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ेगा जो यूक्रेन जंग के बाद से ही खस्ता हाल में पहुंच चुकी है। और एक बार फिर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने दुनिया भर के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी जिसके लिए ईरान को भी जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि ईरान में बहुत ज्यादा तेल का उत्पादन नहीं होता है लेकिन तेल की कीमतों को बढ़ाने और गिराने में उसका बड़ा हाथ है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में कच्चे तेल की 20% से ज्यादा की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज रूट से होती है और उस रूट पर ईरान का कंट्रोल माना जाता है। लेकिन इजराइल जंग की वजह से वहां से गुजरने वाले बड़े जहाजों पर हमले का खतरा सता रहा है और कई देशों को डर है कि ईरान उनके जहाजों पर जंग की आड़ में बड़ा हमला करवा सकता है। इसी वजह से उस रूट पर आवाजाही में कमी आ गई। यही वजह रही कि कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी है। ऐसे में अगर ये जंग नहीं रुकी तो पश्चिम एशिया समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा सकती है। इधर कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन सेंसेक्स 283 अंक लुढ़क गया और इस दौरान सबसे ज्यादा गिरावट मेटल, पावर, सर्विसेज और कमोडिटी के शेयरों में देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी बिकवाली दिखी।
जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 283 अंक गिरकर 63,591 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 90 अंकों की गिरावट के साथ 18,989 के स्तर पर बंद हुआ। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो। उधर जंग के बीच टिकटॉक के जरिए फैलाए जा रहे भ्रम के कई मामले सामने आए। सबसे ताजा मामला अल्जीरिया में हुए एक जश्न के वीडियो का है, जिसे यह कहकर वायरल कर दिया गया कि यह वीडियो गाजा पट्टी पर हो रही बमबारी का है। लेकिन भारत में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 साल पहले ही टिकटॉक को बैन कर दिया था। यह वही टिकटॉक है जो मौजूदा दौर में पूरी दुनिया में गलत सूचनाएं फैलाने का जरिया बनता जा रहा है। टिकटॉक के नकारात्मक असर को समझते हुए ही केंद्र सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लिया था और गलवान हिंसा के बाद टिकटॉक समेत चीन के 300 मोबाइल ऐप भारत में बैन कर दिए थे। माना जा रहा है कि नफरत को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फैसला पूरी तरह सटीक साबित हुआ। राह भटका हुआ इंसान नजर आता है, राह भटका हुआ इंसान नजर आता है, तेरी आंखों में तो तूफान नजर आता है। 100 बात की एक बात कही अंबर ने, पास से देखो तो मालूम पड़ेगा तुमको, काम बस दूर से आसान नजर आता है। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की बात।